नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं अशेषा अद्वारी, मुंबई स्टूडियो से। अभिषेक हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़ चुके हैं और अगले 2.5 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और एक करके कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति और कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक प्रोग्रामिंग अपडेट। आज से हमारा क्लोजिंग शो 1.5 घंटे का होगा, यानी 1:57 पर ये शुरू होता हुआ नजर आएगा और अभिषेक पावर पैक शो होगा। कई सारे मेहमान तो होंगे ही, लेकिन आखिरी घंटे की रणनीति और कई सारे खास सेगमेंट्स भी इस शो में होंगे। अशेषा, सबसे पहले तो इतने लंबे वीकेंड के बाद, 3 दिनों की छुट्टी के बाद आपको गुड मॉर्निंग। जी हाँ, देखिए 1.5 घंटे का क्लोजिंग शो करने के पीछे पर्पस ये है कि दिन भर में बहुत सारी खबरें इकट्ठा हो जाती थी, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स होते थे और सेकंड हाफ में ना पॉलिसी रिलेटेड भी कई सारी खबरें आती थी। तो हमें ये एहसास हुआ कि शायद अभी जो 1 घंटे का समय है वो कम है और अब 1.5 घंटे का समय होगा तो ज़्यादा खबरें होंगी, ज़्यादा ट्रेड्स होंगी और खबरों पर हम विस्तार से चर्चा कर पाएंगे और जो आने वाले इवेंट्स है अगले दिन के उसकी भी हम रणनीति दर्शकों के सामने रख पाएंगे। तो ये सारी कोशिशें हैं। उम्मीद करेंगे कि ये जो बदलाव आएगा हमारे दर्शकों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा और हम जस्टिस भी कर पाएंगे हर खबर के साथ। अभी क्या होता है, कई बार ऐसा लगता है कि हम थोड़ी सी तेज़ भागने की कोशिश कर रहे हैं ट्रेड्स को लेकर या फिर खबरों के एनालिसिस को लेकर, फंडामेंटली जो चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं उनको लेकर। तो अब ये 1.5 घंटे हैं, तसल्ली के साथ आप हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक 1:57 पर आप अपॉइंटमेंट हमसे बुक कर लीजिए क्लोजिंग शो को लेकर और वहां पर मुलाकात होगी। आज से रोजाना ये अब सिलसिला आगे तक जारी रहेगा और उम्मीद करेंगे कि आपको आपकी जो भी उम्मीदें होती हैं हमसे, जो भी अपेक्षाएं होती हैं, उसको भी हम मीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो 1:57 टाइम नोट कर लीजिए। ये आपकी अपॉइंटमेंट होगी हमारे साथ। कई सारे ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले वो 4 बड़े ट्रिगर्स पर अब नजर डालते हैं जिस पर आज बाजार की चाल निर्भर रहेगी। और ग्लोबल बाजारों की बात करें तो शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में याद रखें अच्छी खासी तेजी दिखी। डाउ जोन्स 670 अंकों की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। वहीं नैस्डैक यानी आईटी शेयरों में अच्छी खासी तेजी दिखी, जिसके चलते नैस्डैक में भी अच्छी खासी तेजी रही। गिफ्ट निफ्टी से गैप अप ओपनिंग के संकेत, 150 अंक चढ़कर कारोबार करता हुआ। एशियाई बाजारों से भी संकेत पॉजिटिव। ग्लोबल बाजार और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत ही निकल कर आ रहे हैं। लेकिन कमोडिटी मार्केट में काफी कुछ एक्शन है। सोना पहली बार $3000 पर आउंस के पार कारोबार करता हुआ। 2024 के 25% की तेजी के बाद इस साल अब तक ऑलरेडी 10% चढ़ चुका है सोना और अब नए शिखर पर फिर एक बार। वही ब्रेंट क्रूड की बात करें तो चाइना से पॉजिटिव खबर निकल कर आई, जिसके चलते $71 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड भी कारोबार करता हुआ। तो हाँ, कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन और उछाल आज सुबह निकल कर आया है। इंडसइंड बैंक पिछले हफ्ते फोकस में था, आज भी फोकस में रहेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट बयान, जहां उन्होंने कहा कि डिपॉजिटर्स के पैसे बिल्कुल भी सुरक्षित है। उन्होंने बैंक के बोर्ड को भी कुछ गाइडेंस दी है चौथी तिमाही में रेगुलेटरी कंसर्न्स एड्रेस करने के लिए, लेकिन फाइनेंशियली कंपनी और बैंक अभी भी स्टेबल है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेंट्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंडसइंड बैंक के डिपॉजिटर्स को लेकर निकल कर आई है। इसी के साथ कई सारे फार्मा कंपनियां आज फोकस में रहेगी। अमेरिका में जाइडस लाइफ और सन फार्मा की दवाएं रिकॉल की गई है और इसके अलावा कई सारे इंस्पेक्शंस भी हुए हैं भारतीय बाजारों में और कई सारे फार्मा कंपनीज न्यूज़ पीसेस के दम पर आज फोकस में रहेंगी। अमेरिकी बाजारों में तो शुक्रवार के सत्र में अच्छी खासी तेजी दिखी थी और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 150 अंकों की तेजी के साथ ओपनिंग के संकेत आज निकल कर आ रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन दिखा है। अभिषेक बताएं, एशियाई बाजारों में काफी एक्शन है और बाकी कुछ जियोपॉलिटिकल और टैरिफ वॉर पर कौन से अपडेट्स ओवर द वीकेंड निकल कर आए?
आशीषा, देखिए आपने 4 तस्वीरें दिखाई, एक तस्वीर मैं दिखा देता हूं लोगों को, अब मूड थोड़ा सा अच्छा होगा, थोड़ा फील गुड होगा, हफ्ते की शुरुआत हो रही है। और वो तस्वीर है सुनीता विलियम्स की स्पेस से वापसी को लेकर। करीब करीब 9 महीने से देखिए वो फंसी हैं और वो उनके साथी वहाँ पर जो हैं वुल्मर साहब, और अब नासा का क्रू जो है वहाँ पर पहुँच गया है स्पेसएक्स के स्पेस शटल के जरिए। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जल्द ही अब लौटेंगे धरती पर। और ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें वहाँ से ये आई हैं। काफ़ी ज़्यादा कोशिशें हो रही थी, कई बार टेक्निकल ग्लिचेस के ज़रिए इस मिशन को टाला गया और अब फाइनली जाकर ये एक राहत भरी तस्वीर आई है। हम भारतीयों के लिए भी काफ़ी विशेष एक अच्छी गुड न्यूज़ होगी। सुनीता विलियम्स स्पेस से धरती पर लौट आएंगी और ये देखिए कितनी बेहतरीन तस्वीरें हैं। लेकिन चलिए ग्लोबल बाजारों पर लौटते हैं। आपने जैसा कि बताया कि शुक्रवार को एक अच्छा सेशन रहा। देखिए 4 दिन से लगातार डाउ जोन्स गिर रहा था और 4 दिनों की गिरावट पर जाकर ब्रेक लगी है। शुक्रवार को करीब करीब 750 अंकों की तेजी हमने डाउ जोन्स में देखी हो और नेस्डेक की बात करें और S&P 500 की बात करें तो वहां पर भी 2 से 2.5% की शानदार तेजी रही। लेकिन पिछला जो हफ्ता रहा है ये मार्च 2023 के बाद डाउ जोन्स के बाद सबसे कमजोरी वाला ये हफ्ता रहा है। नेस्डेक 451 अंक चढ़ के दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है और हमने देखा कि वहां पर जो एनवीडिया का शेयर 5% चढ़ा, मेटा प्लेटफॉर्म में करीब 3% के आसपास की तेजी रही। टेस्ला में हम लगातार पिटाई देख रहे थे और टेस्ला में थोड़ी थोड़ी राहत लौटी है और 2 दिन में करीब 7% के आसपास की तेजी हमने टेस्ला के शेयर में देखी है। लेकिन S&P 500 2023 के बाद पहली बार हम देख रहे हैं कि शिखर से ये 10% नीचे है, यानी कि करेक्शन वाली ये टेरिटरी में है। और शिखर से अगर बात करें तो S&P 500 में करीब करीब 5.25 लाख करोड़ डॉलर का जो मार्केट कैप है वो साफ हो गया है। स्मॉल कैप शेयरों की बहुत तेज पिटाई हो रही है अमेरिका में और रसल 2000 जो कि वहां का इंडेक्स है स्मॉल कैप शेयरों की मूव को मेजर करने को लेकर, अब वो बेयर मार्केट में है, यानी कि शिखर से करीब 20% के आसपास की गिरावट हो चली है। कुछ अहम आर्थिक आंकड़े आए हैं पिछले हफ्ते, यानी कि शुक्रवार को कुछ अहम आर्थिक आंकड़ों का इस हफ्ते अमेरिका में इंतजार होगा और सिर्फ अमेरिका नहीं, हमारे लिए भी काफी क्रूशियल वो आंकड़े होंगे। एक तो देखिए कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़े आए थे शुक्रवार को, 11% की गिरावट आई है और 57.9 पर फिसल गया है कंज्यूमर सेंटिमेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ये आंकड़े जारी करता है। नवंबर 2022 के बाद कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है वो सबसे निचले स्तर पर है। इस हफ्ते यूएस फेड की पॉलिसी है, हालांकि फेड की जो पॉलिसी है उसमें ब्याज दर में बदलाव को लेकर कोई उम्मीदें नहीं है, लेकिन फेड चेयरमैन जेरोम पावेल उनकी कमेंट्री काफी ज्यादा अहम होगी। देखिए मंदी को लेकर अमेरिका में काफी ज्यादा बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं और टैरिफ को लेकर, ट्रेड वॉर को लेकर जो भी कदम ट्रंप ने उठाए हैं उसके बाद इन आशंकाओं को और ज्यादा बल भी मिला है। तो जेरोम पावेल क्या कहते हैं, वो इकोनॉमी की एक सही स्थिति सामने रखेंगे तो उनकी कमेंट्री काफी ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। आज यूएस में रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी और फरवरी में इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि रिटेल बिक्री में 0.6% की बढ़त होगी। देखते हैं कि रिटेल बिक्री किस तरह से निकल के आती है। अगर यहां पर कोई नेगेटिव सरप्राइज आया तो बाजार इसको निश्चित तौर पर पसंद नहीं करेगा। एशिया की बात करें, एशिया में देखिए चीन का एक ट्रिगर है। चीन की सरकार ने कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए रियल एस्टेट को, शेयर बाजार को सपोर्ट देने के लिए कदम उठाने वाला है, ऐसा वहां की स्टेट मीडिया एजेंसी है शिन्हुआ, उन्होंने रिपोर्ट की है। और इसके तहत देश में जन्म दर को बढ़ाने को लेकर भी उपाय किए जाएंगे। आज वहां पर रिटेल बिक्री के आंकड़े आए जो अनुमान से थोड़े से बेहतर साइड पर आए हैं। तो चीन की इकोनॉमी का रिकवर होना एक आप कह सकते हैं कि साफ साफ तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा परोक्ष तौर पर भारत के लिए थोड़ी चिंता का सबब वो बन सकता है। बाकी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आप देखेंगे हैंगसेंग में लगातार दूसरे सत्र में तेजी है, निकेई में भी दूसरे सत्र में तेजी है, 450 अंकों पर बाजार ट्रेड कर रहा है। तो जापान, कोरिया, हांगकांग, चाइना, ये सारे के सारे बाजार आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और इसमें अगर आप गिफ्ट निफ्टी भी जोड़ लेंगे तो करीब करीब 140 अंकों की बढ़त पर शुरुआत की संकेत दे रहा है। अन्य संकेतों की बात करें तो सोने में जो सेफ हेवन डिमांड है वो इंटैक्ट है। पहली बार जो भाव है वो $3000 के ऊपर निकल गए हैं सोने को। तो इक्विटीज को लेकर थोड़ी सी ना वो लोगों के मन में कश्मकश चल रही है कि वहां पर पैसे डिप्लॉय करें ना करें, लेकिन देखिए कई एंगल से चीजें देखनी होती हैं। अगर अमेरिका कमजोर होता है, हम ऐसी चर्चाएं कर रहे थे कि वहां की इकोनॉमी मजबूत हो रही थी, वहां पर हमने बॉन्ड यील्ड को बढ़ते हुए देखा था, तो भारत से फंड फ्लोज वहां पर मूव कर रहे थे। हो सकता है कि ये थोड़ा सा रिवर्स हो, भारत की तरफ थोड़े पैसे आए, इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए।
सोना $3000 के पार है। क्रूड की बात करें तो एक रेंज में कारोबार हो रहा है, कच्चे तेल में $71 के ऊपर है। कोशिशों हो रही है अमेरिका की तरफ से, अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है रूस और यूक्रेन के बीच में सीज फायर यानी कि युद्ध विराम को लेकर, लेकिन अभी रूस की तरफ से बहुत कंस्ट्रक्टिव कोई बयान या फिर कदम निकल के आए हो ऐसा हमने देखा नहीं है। हालांकि पुतिन ने कहा है कि वो युद्ध विराम को लेकर अमेरिका का जो प्रस्ताव है उस पर वो सैद्धांतिक तौर पर सहमत हैं। वो शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार पुतिन से अपील की है कि वो इस युद्ध को रोक दें। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो संकेत ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि आप पॉजिटिव साइड पर ही हैं। गिफ्ट निफ्टी आपको संकेत भी दे रहा है। हफ्ते के पहले दिन करीब करीब 150 अंकों के गैप के साथ शुरुआत की और 22,600 के आंकड़े आप निफ्टी में आज शुरुआत में शीशा आज हम देख सकते हैं। एक जो चिंता बाजार के लिए है वो है फाइज की सेलिंग का। हालांकि वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जो क्वांटम है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर जरूर आ रहा है, लेकिन अक्टूबर से अब तक हम बिकवाली का ही ट्रेंड देख रहे हैं। तो जब तक इसमें 4-5 सत्र की एक तरफा एफआईज की तरफ से बाइंग ना आ जाए, वो रिवर्सल ना आ जाए, तब तक इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। 800 करोड़ की बहुत छोटी सेलिंग होती है, लेकिन हाँ सेलिंग तो सेलिंग है, ये स्क्रीन पर में दिख भी रहा है। बिल्कुल, तो हाँ जैसे आपने बताया क्वांटम कम था, केवल 800 करोड़ की बिकवाली देखी, लेकिन फिर भी 16वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारतीय बाजारों में बिकवाली की। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी खरीदारी कर रहे हैं। डोमेस्टिक सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव, जिसके चलते डीआईआईज ने करीब 1720 करोड़ की खरीदारी गुरुवार के सत्र में की थी। वही 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे आज के दिन। याद रखें थर्सडे को भी वही स्टॉक्स थे, कोई बदलाव नहीं किए गए, लेकिन 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। उसमें से एक इंडसइंड बैंक, जिसे अब एएसएम फ्रेमवर्क में भी डाल दिया गया है और काफी कुछ कमेंट्री निकल कर आई है इंडसइंड बैंक पर। उस पर विस्तार में अगले कुछ मिनटों में चर्चा करेंगे। लेकिन वो 5 स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में रहेंगे, बीएसई, हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक, मनप्पुरम फाइनेंस और सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये 5 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे, इस पर भी अपनी नजर रखें। गिफ्ट निफ्टी से आज सुबह पॉजिटिव ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं, लेकिन वही याद रखें पिछले हफ्ते भारतीय बाजारों में गिरावट दिखी थी। निफ्टी पूरे हफ्ते के लिए 200 अंकों की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया था। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी करीब 500 अंकों की गिरावट रही है। लेकिन इंडसइंड बैंक के स्टॉक पर पिछले हफ्ते सबकी नजर थी, आज भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव खातों में गड़बड़ी को लेकर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर आरबीआई ने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति स्थिर बनी हुई है। खबर की डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ अनुराग शाह, हमारे सहयोगी, जुट चुके हैं। अनुराग, बताएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या बड़ा बयान निकल कर आया है, स्पेशली डिपॉजिटर्स को लेकर, और इसी के साथ कुछ रेगुलेटरी चेंजेस को स्टेबलाइज करने के लिए फिर एक बार कुछ कमेंट्री निकल कर आई है, उसके बारे में भी बताएं। इंडसइंड बैंक ने जब से ये डिस्क्लोज किया है कि उनकी डेरिवेटिव बुक के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी यानी गड़बड़ी पाई गई है अकाउंटिंग से जुड़ी हुई, और जिसके बाद बैंक को एक हिट लेना पड़ेगा करीब 2100 करोड़ का, उसके बाद कई सारी चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन आरबीआई के द्वारा डिपॉजिटर्स को निश्चिंत रहने के लिए कहा गया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंक की जो हेल्थ है वो पूरी तरह से सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 16.4% तक है। इसके अलावा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है वो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा है। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी 70% तक है। ये आरबीआई के द्वारा कहा गया, और आरबीआई ने बैंक के बोर्ड और बैंक के मैनेजमेंट को कहा है कि जो पूरा रिव्यू किया जाए, असेसमेंट किया जाए, और Q4 FY25 की जो स्थिति होती है वो भी सभी स्टेक होल्डर्स को डिस्क्लोजर्स के साथ बताई जाए, और एक्सटर्नल ऑडिट टीम के द्वारा भी रिव्यू किया जाए। ये आरबीआई के द्वारा बैंक को निर्देश किया गया है। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हुआ है इंडसइंड बैंक से जुड़ा हुआ, कि जो अकाउंटिंग बॉडी है आईसीएआई, उनकी जो फाइनेंशियल रिव्यू बोर्ड है, जिसका फुल फॉर्म जो है FRRB, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड, वो भी जो है अकाउंटिंग से जुड़ी हुई जो गड़बड़ी हुई है उसमें उसकी जांच कर सकता है। आईसीआई जो एपेक्स बॉडी है अकाउंटेंसी की, तो ये जो डिस्क्रिपेंसी बताई गई थी इंडसइंड बैंक के द्वारा डिस्क्लोजर्स में, उससे जुड़ी हुई जांच होगी।
अनुराग, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडसइंड बैंक पर आज फिर एक बार नजर रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अश्योरेंस निकल कर आया है सभी डिपॉजिटर्स के लिए कि आपके डिपॉजिट सुरक्षित है, घबराने की कोई बात नहीं है। और याद रखें, काफ़ी कुछ कमेंट्री ओवर द वीकेंड भी निकल कर आई। लेकिन इंडसइंड बैंक की बात करें तो याद रखें, पिछले हफ्ते जब ये खबर निकल कर आई थी 26% की गिरावट, और पिछले पूरे हफ्ते की बात करें तो 25 से 26% स्टॉक ऑलरेडी फिसल चुका है। डिम्पी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। इंडसइंड बैंक पर आपकी क्या राय रहेगी, और इसके अलावा अब एएसएम फ्रेमवर्क में भी डाल दिया गया है स्टॉक को, और एफआईआई डीआईआई के आंकड़ों की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें किस तरह के बदलाव दिखे हैं? आशीषा, गुड मॉर्निंग अभिषेक का आपको भी। और देखिए, पहले तो थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ आज थोड़ा लेट जुड़ने के लिए। दूसरी आपने बात बोली इंडसइंड बैंक के रिगार्डिंग, तो इंडसइंड बैंक में जो आरबीआई का आया है इस समय टेक आया है, ये अपने आप में सफिशिएंट टेक है बताने के लिए कि शायद इंडसइंड बैंक में अब और तेज़ गिरावट नहीं आएगी। आपको ध्यान होगा लास्ट सेशन के अंदर ही इंडसइंड बैंक अपने आप में सुधरने लग गया था और उसके अंदर कोई मेजर गिरावट हमको नहीं मिली। लेकिन इससे पहले 77% का कट एक बार पहले भी आ चुका है, आज से करीब 3-4 साल पहले, और उसके बाद अब ये फिर से कट आया। लेकिन बार बार रेगुलेशंस पे भी क्वेश्चन खड़े होते हैं कि आरबीआई ने इस सब चीज़ों को नोटिस क्यों नहीं किया। लेकिन आरबीआई ने इस बार कॉग्निजेंस लेते हुए और जल्दी से जल्दी वीकेंड पे ही ये खबर सुना दी कि भैया इंडसइंड बैंक के अंदर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक बोले अलग बात है, रेगुलेटर बोले अलग बात है। अब सारी जिम्मेवारी रेगुलेटर्स के ऊपर है। और अगर आरबीआई ये कह रहा है कि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है और किसी गड़बड़ी के कोई हमको खास बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो भी आपको अनुराग शाह भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है, अभी भले जल्दबाजी ना करें। हाँ, आपके पास ऑलरेडी पुराना इंडसइंड बैंक पड़ा हुआ तो एक बार एवरेज का जोखिम आप ले सकते हैं, बट वो भी कैलकुलेटेड करके लेना, यानी कि जो इमीडिएट डिप्स बने हैं वहाँ तक ही जाए, तब उसके बाद भले काट देना। लेकिन जिनको भी पुराना शेयर, मान लो नया शेयर खरीदना है, यानी कि जो नए एक बार आना चाहते हैं, इंडसइंड बैंक अगर वैल्यूएशन पे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को जमता है तो बिल्कुल आप लो, नहीं तो बैंक्स में काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल्स हैं, तो आप वहाँ पे जाना चाहो वहाँ पे भी जा सकते हो, क्योंकि हो सकता है इसकी रिकवरी थोड़ी स्लो भी हो, है ना। तो आप चाहें तो दूसरे बैंक्स की तरफ भी जा सकते हैं, ये अब आपकी कॉल रहेगी। अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद हो सकता अपने टोटल पोर्टफोलियो में से 2-5% इंडसइंड बैंक को ज़रूर रखता, क्योंकि बैंक तो है ही, बैंक तो चल भी रहा है, देश के 4-5 बड़े बैंक्स में से एक है, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है, वो रिजॉल्व होगी। ऐसी प्रॉब्लम तो आज से 4 साल पहले भी आई थी, रिजॉल्व हुई और शेयर ने नया हाई बनाया था। तो ये अगर मैं आपकी जगह होता, मैंने अपना स्टांस भी आपको बता दिया, बट हाँ, शायद मैं अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी जगह कम देता, क्योंकि मैं रिस्की बैंक के तौर पे मानता हूँ इसको। और दूसरा, ये 650-700 रुपये में अगर मेरे को मिल जाए तो कम से कम मैं 1200 रुपये का टारगेट भी रखूँगा इसमें, इससे पहले निकलूँगा भी नहीं मैं। तो ये मैंने अपना स्टांस भी क्लियर कर दिया, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, और मैंने मोटा मोटी व्यू पॉइंट भी रख दिया। इस पर जाऊँगा नहीं, क्योंकि अनुराग शाह ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ इसके बारे में आपको बता दिया। बिल्कुल, रेगुलेटर्स ने भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है बैंक में। हालांकि हमने देखा था कि 600 रुपए तक ये शेयर गिरा के गया था और वहां से फिर रिकवर करके 672 रुपए के आसपास के भाव हैं। अब आते हैं एफआईएस पर। एफआईएस के बाद हम निफ्टी बैंक की फटाफट चर्चा करेंगे, उसके बाद एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे। डिम्पी, एफआईएस का अगर हम सेलिंग की बात करें, देखिए बाजार ने उसको उतनी गंभीरता से लेना थोड़ा सा बंद किया है पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो, और जो क्वांटम है वो भी काफी छोटा हुआ है एफआईएस की सेलिंग का। लॉन्ग होल्डिंग क्या थोड़ी सी बड़ी है क्या फाइज की? और ये बताइए कि अब आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि जल्द ही एफआईज की तरफ से हम खरीदारी का आंकड़ा देखने वाले हैं? आना चाहिए। इसलिए आना नहीं चाहिए कि भारत की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, इसलिए आना चाहिए। जिस देश में बैठे हैं वहाँ पे भी अब थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोला था, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, कि जब यूएस के अंदर थोड़ी भी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होगी उनकी मार्केट्स के अंदर, वो एफआईज का पैसा आपके इमर्जिंग कंट्रीज में जाता हुआ दिखेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगला 1 महीना वही पैसा वापस भारतीय बाज़ारों में मूव करते हुए दिखेगा, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम है वो यूएस मार्केट्स के बाज़ारों में दिख रही है। देखिए, चीज़ें अलग अलग दिखती हैं, ग्राउंड पे अलग होती है और मार्केट्स पे उनका इम्पैक्ट अलग होता है। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, इस बार की सबसे तेज़ गिरावट किस सेक्टर के अंदर आई? रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आई, जो शेयर बाज़ार में स्टॉक उनके लिस्टेड है। सबसे ज़्यादा तेज़ी अगर आप ग्राउंड पे चेक करेंगे किसी एसेट क्लास के अंदर आई तो रियल एस्टेट के अंदर आई। तो कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि जो फ्लैट हम बेच रहे हैं उसके दाम कम नहीं हो रहे, लेकिन जो शेयर्स हैं उनके दाम बढ़ नहीं रहे।
तो मार्केट ऑल टुगेदर अलग चीज़ है। मार्केट इज़ ए फ्यूचरिस्टिक मशीन जो 10 चीज़ों को चर्निंग कर करके आगे बढ़ती है, बट ग्राउंड चेक थोड़ा मैक्रोस के साथ ज़्यादा कनेक्टेड होता है, वो थोड़ा अलग तरीके से चलता है। तो इसलिए मार्केट, जब यूएस मार्केट्स की प्रॉब्लम आ रही है ना, अमेरिका फर्स्ट है, भले रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं बिल्कुल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यूएस मार्केट्स के अंदर थोड़े बहुत भी हिलावट होगी या हिलना जुलना होगा तो भारतीय बाज़ारों के लिए, मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, ये अंतपद अच्छा ही रहेगा, नेट में अच्छा ही रहेगा। क्योंकि हम चलिए एक बात बना, वो पैसा अगर मूव करना चाहता है विश्व के किसी देश के अंदर, तो हमारे देश के अंदर क्यों नहीं मूव करेगा? क्या हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ क्या 5% से ऊपर नहीं है? भले ठीक है हम पहले के मुकाबले उतना फास्ट नहीं कर रहे, ऐसे तो चाइना के बारे में बोला जा सकता है। एक टाइम तो चाइना 13% ग्रो करता था, वो 6.5% पे ग्रो कर रहा है ना। तो वो सब चीज़ें अलग है, मैं इस डिबेट पे जाऊंगा नहीं, इकोनॉमिक डिबेट हो सकती है ये। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब कि हाँ, एफआईज इंडिया में आ सकते हैं। अब आते हैं मामला कि एफआईज की होल्डिंग कितनी है। 18% है अभी तो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं हुआ पिछले 15-20 दिनों से, यानी कि जब से सीरीज़ शुरू हुई है हम वही 15 से 18% के बीच में चल रहे हैं। लेकिन इस सीरीज़ के अंदर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 30,000 करोड़ रुपए का माल एफआईज ने इस 15 दिनों में बेचा है। ध्यान रखा जाए, 3 लाख करोड़ रुपए का माल उन्होंने बेचा था, उसका 10% इस 15 दिनों में बेचा है। अगर आप इस 15 दिनों का निफ्टी का चार्ट उठा के देख लेंगे तो निफ्टी इस 15 दिनों में टूटा नहीं है। बैंक निफ्टी इस 15 दिनों में टूटा नहीं है। अगर टूटा भी होगा तो 100-200 पॉइंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। तो आप ये बात थोड़ा सा समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप ये देखिए, इन्होंने मंथ का चार्ट फायर किया है, ठीक है ना। ऑल्दो मैंने 15 डेज बोला, लेकिन फिर भी आप मंथ के हिसाब से भी देखोगे तो ना ही निफ्टी बैंक टूटा, ना ही निफ्टी टूटा, जबकि 30,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग इस बार भी आई है। तो फिर कौन बचा रहा है? सेलिंग को ही तो सारा दोष दे सकते हैं। तो बचा रहा है आपका डीआईज। आपको पता है डीआईज की होल्डिंग कितनी हो गई इंडियन मार्केट्स में? 71% होल्डिंग्स हैं आज की डेट में। अगर डीआईज 100 रुपये लेके बैठा है तो 71 रुपये उसने बाजार के अंदर बाइंग में, यानी कि तेजी में लगा रखा है। और कल परसों आप ही अभिषेक जी हमको बता रहे थे कि 26,000 करोड़ रुपए के आसपास का 25,999 का नंबर आया एसआईपी का। कहने का मतलब अगर 26,000 करोड़ का नंबर आया है, और पिछले अगर आप 4 महीने से इंडियन मार्केट्स में 5 महीने से कोहराम देख रहे हैं, तो उस 5 महीने में हमने 26,000 करोड़ के नंबर्स को खोया नहीं है। मैं ये मान सकता हूँ कि बढ़ा नहीं है, जिस पेस से पहले बढ़ रहा था, लेकिन अब स्टेगनेंट हो गए हैं। यही स्टेगनेंसी, यही डीआईएस की होल्डिंग्स बाजार को बचाए हुए है। इस जगह पर आके वैल्यूएशन मैच कर जाती है। और इसलिए जो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि एफआईज आएंगे, जब डीआई 71% मार्केट में पैसा लगा के बैठे हैं, तो फिर एफआईज को क्या मजबूरी है? वो क्यों नहीं आएंगे? 100% आएंगे, देर सवेर जरूर आएंगे, झक मार के आएंगे। बिल्कुल, आप जैसे डिम्पी कह रहे थे ग्रोथ यहाँ बेहतर है। देखिए मूडीज का भी प्रोजेक्शन भी आया था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है 526 में एक्सीड कर सकती है 6.5% को भी। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, उनकी पूरी की पूरी कोशिश थी कि नहीं, वहां की जो छोटी कंपनीज हैं उनको थोड़ा संरक्षण दिया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। रसल 2000 वहां का इंडेक्स है स्मॉल कैप का, वो अपने हाई से करीब 20% टूट चुका है, बेयर मार्केट में ऑलरेडी जा चुका है। तो वहां पर जो स्थिति जो कमजोर हो रही है वो साफ तौर पर दिख भी रही है। अब आते हैं निफ्टी पर। डिम्पी, तो फिर करें क्या निफ्टी में? क्या आपको लगता है कि जो हमने बुरे दिन देखने थे वो देख चुके हैं? एक्युमुलेशन वाला स्टांस को क्या फिर से आप ओपन करना चाहेंगे? और आज के लिए स्पेसिफिकली निफ्टी में रणनीति क्या होगी? नहीं, एक्युमुलेशन के स्टांस को हम इसलिए ओपन नहीं करना चाहेंगे क्योंकि जो ले रखा है उसी के साथ ही टिके रहने में भलाई है। आप ज़्यादा पाएंगे, लालच बुरी बला है, इसलिए ज़्यादा पाएं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। जो ले रखा है उसी को संभालिए, यही आपको जैकपॉट ट्रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने 24,000 से लेकर 22,000 इस 2,000 पॉइंट में निफ्टी को या फिर बैंक निफ्टी को या फिर किसी भी शेयर्स को चरणबद्ध तरीके से खरीदा हुआ है, तो उसको साथ में बने रहने में समझदारी है, ज़्यादा माल भरने में समझदारी नहीं है, फिर वो हैंडल नहीं होता, लिवरेज की प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात, आपने मेरे से पूछा कि क्या और वापस अब हम बेस बन रहा है कि बाजार ऊपर आ सकता है। मैंने आपको एक रात के एग्जाम्पल से दिया, मैंने कहा हम ऑलरेडी 3:30 बज चुके हैं, इस समय 5:30 बजे सूर्य उदय होना है। अब आपके पास 2 घंटे तो हैं, अभी भी जो अंधकार दिखेगा, लेकिन अंधकार छटता हुआ अंधकार है, गहरा हुआ अंधकार नहीं है। ये गहरा हुआ अंधकार था जब 11 बजे थे रात के, तब वहाँ से लेके 2 बजे तक 3 बजे तक गुप्त अंधेरा था। यानी कि ये आप समझ लो कि आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी गुप्त अंधेरे में निकाल के आए हो। जब से मार्च आया है तो हल्का हल्का अंधेरा छटने को है।
ये छटेगा कब? 2 घंटे। अभी 2 घंटे कहने का मतलब 2 महीने ना समझिएगा, 2 घंटे कहने का मतलब एक डेढ़ महीने के अंदर मेरे को स्थिति और साफ होती हुई दिखेगी और आप देखेंगे आप बहुत दिनों तक अब ऐसे भी नहीं चल सकोगे जैसे अभी आप दिख रहे हो। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं क्योंकि आज थोड़ा हमने टाइम ज़्यादा ले लिया। निफ्टी का चार्ट एक बार मेरी स्क्रीन वाला दिखा देना। आपको पहले ठीक होने के लिए 22,800 लेके आना ही होगा। 22,800 पे आपकी दिशा परिवर्तन हो जाएगी। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर की भाषा में बोलूं तो अगर आपको कोई मंदी का कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो ग्रह आपका शांत हो जाएगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, अगर मैं एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से बोलूं तो। लेकिन ये डॉट डॉट लाइन आप देख पा रहे हैं जो मैंने आपकी स्क्रीन पर खींची हुई है, आप अपनी देखेंगे यही वो 22,800 है। इसके नीचे हमने एक पैनिक लो बना के पुल बैक आ रहा है, बट ये पुल बैक इस लाइन को ना तोड़ रहा है ना इसके ऊपर आने की अटेम्प्ट ले रहा है। इस लाइन तक आना तो जरूरी है। ये 22,800 है, निफ्टी का लेवल्स हैं जो मैंने आपकी स्क्रीन पर अभी रखे हैं। अब मैं आ जाता हूं कि इसके अंदर कैसे काम करना है। देखिए जो ले रखा है उसी को होल्ड कीजिए। 22,500 मार्केट को पक्का कर लेने दीजिए। आज 135 पॉइंट की तेज़ी है। मेरे को बड़ी हैरानी थी जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन थर्सडे को मार्केट ने 70 पॉइंट खो दिए। ऐसे खोना नहीं चाहिए था लेकिन खोए हैं उस दिन। तो आज तो सिर्फ डैमेज ही रिपेयर होगा। मेरे हिसाब से आज तेज़ी नहीं आएगी, आज सिर्फ डैमेज रिपेयर होगा जो थर्सडे का है। वो डैमेज रिपेयर होकर अगर आप 22,500 के ऊपर क्लोज कर जाते हैं तो यू आर इन द सेम ट्रैक अगेन। आप वापस से पुल बैक वाले ट्रैक में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, सिर्फ डैमेज कंट्रोल की मैं बात बोल रहा हूँ, मैंने तेज़ी की बात नहीं बोली। 135 पॉइंट से ये डबल है जबकि जो गिरे हो आप, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इतने पॉइंट ऊपर आप टिक भी पाओगे। बट एनी हाउ, तो आपको भी कुछ नहीं करना। नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन एंड बाय राइट एंड सिट टाइट वाले फॉर्मूले से चुप करके शांति से बैठे रहना है। एंड नो एकोमोलेशन स्टांस, अभी कोई एकोमोलेशन का स्टांस नहीं है। बिल्कुल, तो ये नजरिया निफ्टी पर। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले हफ्ते भारी गिरावट दिखी थी। इनफैक्ट पूरे हफ्ते की बात करें तो 500 अंकों की गिरावट 4850 के लेवल्स के आसपास गुरुवार को बंद होते हुए नजर आए थे और गुरुवार के सत्र में भी यहाँ पर एक्शन दिखा था। लेकिन बैंक निफ्टी पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए डिम्पी, और अब कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? क्या बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस स्पेशली इंडसइंड बैंक पर जो पिछले हफ्ते गिरावट दिखी थी उसके बाद पॉजिटिव खबर निकल कर आएगी, तो क्या उसके चलते पूरे बैंकिंग सेक्टर को एक पुश मिलेगा? देखिए, इंडसइंड बैंक की खबर आई लेकिन बैंक निफ्टी के अपने मजबूत सपोर्ट को नहीं ब्रेक करवा पाई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही बुरा सपने जैसा था इंडसइंड बैंक के अंदर इस तरह से फॉल होना। कोई शेयर F&O का 25% एक दिन में टूटे और आपके माता पिता चुप करके बैठे रहें, बेटे को इतना दर्द हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। बैंक निफ्टी इज अ मदर ऑफ 11 स्टॉक्स। अगर किसी भी स्टॉक्स को कोई प्रॉब्लम आएगी, 11-12 स्टॉक्स की मदर है, अगर किसी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इस पर इम्पैक्ट आना लाजमी है। अब मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर फायर करवाया। अगर आप निफ्टी के चार्ट को थोड़ी देर पहले देख पा रहे थे तो आपने देखा तो हमने डॉट 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 वाली लाइन खींची हुई है ना, उसने उसको ब्रेक किया हुआ है। लेकिन इसमें डॉट 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 वाले लाइन को ब्रेक नहीं किया हुआ। 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का और 4 बार का। कहो तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। चारों बार का सपोर्ट एक ही जगह पे आकर रुका, जिसको हम कहते हैं 48,000। तो मार्केट ने 48,000 का बेस बनाया हुआ है। आज इंडसइंड बैंक की अच्छी खबर है, थोड़ा गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाएगा। ये पुल बैक कहां तक आ सकता है? ये 49,000 तक आ सकता है। अब इस चार्ट को हटा दीजिए आप, 49,200 तक ये आपको आता हुआ दिखेगा। आप इसमें एक बार ट्रेड होते हुए देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको अभी करना क्या चाहिए? देखिए, अभी तो थोड़ा सा शांति से ही बैठिए क्योंकि ये टर्बुलेंस का समय है। थोड़ा सा शांति से पकड़ के बैठेंगे माल को तो फिर हिलेगा डुलेगा नहीं ज़्यादा, आपके अच्छे पैसे बन जाएंगे। ये वैसा वाला फेज़ है कि आपको ना मजबूर कर देगा, तेजड़ियों को मंदड़ियों को दोनों को गलत फैसले लिए जाएं, इसलिए आप गलत फैसले ना लीजिएगा। अभी 3 दिन पहले तक जब बाजार थोड़ा सा रिकवर कर रहा था, मंदी वालों को लगा अब गए दिन, अब खत्म हो गया, लेकिन एक दिन की गिरावट ने वापस उनको भी जिंदा कर दिया। तो दोनों को फील गुड कराएगा। तो आपको उस ट्रैप में फंसना नहीं है, शांति से लेवल्स को लेके बैठना है। आज क्योंकि गैप खुलेगा इसलिए 48,000 पहला सपोर्ट है, 47,800 एक दूसरा सपोर्ट भी रहेगा। शायद वो बिल्कुल ही ब्रेक ना करे, उसको हम टेस्ट करने के लिए भी नहीं जाएंगे कभी भी। और ऊपर आते समय पहले 48,300, 500, 700, 800 ये पूरी रेंजों को आपको चरणबद्ध तरीके से पार करना होगा। तो नया माल लेना नहीं, जो पुराना माल ले रखा है। मान लो आपने, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मान लो आपने 52,000 से शुरू किया है लेना और आज हम इस पे खड़े हैं 48,000 पे खड़े हैं। 3,000 पॉइंट में आपने बैंक निफ्टी को चरणबद्ध तरीकों से लिया है तो आपने माल ले रखा होगा।
मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस तरह की गिरावट के अंदर लोगों ने माल ले ही रखा होगा, तो अभी तो होल्ड करके बैठे, नए वगैरह के चक्कर में अभी ना फंसे और ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, मौका मिलने पर ही ट्रेड लें। बड़े बड़े गैप डाउन होने पर सौदे पोजीशंस ना बनाएं, क्योंकि मार्केट फिर वहाँ से टिकता नहीं है, हल्का हल्का रिवर्सल करता है, आपके पैसे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करने की ज़रूरत है। मैं एक लेवल के साथ ही कंप्लीट कर देता हूँ, 49,200 या फिर 48,800। ध्यान रखिए कि मैंने क्या वर्ड बोला है, 48,800 या 49,200, इन दोनों में से जो भी पहले आ जाएगा, यानी कि जो पहले 48,800 आएगा, अगर टिका जाएंगे हम तो फिर हम दूसरा रास्ता भी 100% देखेंगे। अगर 48,800 ही नहीं टिका पाते हैं तो फिर 49,200 का भूल जाना फिलहाल के लिए, तो आपको वापस से फिर नीचे आना होगा। ऐसे बैंक निफ्टी के साथ भी है। 23,500 पहले टिका देंगे तो 23,800 आप 100% देखेंगे, और अगर 23,500 ही नहीं टिक रहा, बार बार टूट रहा है, तो फिर 23,800 की जल्दी गुंजाइश आप ना कीजिएगा, समय लगेगा इन दोनों में। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब कुणाल परार आज के हमारे मेहमान हैं। आज थोड़ा हमने समय भी ज़्यादा ले लिया, 2-4 मिनट, लेकिन अब उनसे बातचीत अच्छे से होगी। कुणाल सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच पेशेंस रखने के लिए। आप हमको सुन रहे होंगे, हालांकि हमको सुनने की इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, आप तो खुद इंटेलिजेंट है काफ़ी, लेकिन फिर भी आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पे स्टांस क्या है और आपकी होली कैसे रही ये भी बताइएगा। सर नमस्ते। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं रिम्पी जी। एक्चुअली अगर आप ऑप्शन के डेटा भी देखने जाओ तो कहीं ना कहीं थ्रू आउट द स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन में फिलहाल एक शॉर्टिंग की पोजीशन ही बनी हुई है, और सामने पुट में भी देखने जाए तो नियर मनी में लॉन्ग बिल्डअप है, लेकिन फार आउट ऑफ द मनी में फिलहाल अभी एक शॉर्ट बिल्डअप की पोजीशन है। कहीं ना कहीं देखने जाए ना रिम्पी जी तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट भी फिलहाल 22,200 के अराउंड है, एंड कॉल साइड भी देखने जाए तो ऊपरी लेवल पे 22,500 22,700 के लेवल पे है। नॉट ओनली दिस, आप देखिए चार्ट पे भी पिछले लगातार 4-5 दिनों से 22,650 ऊपरी लेवल पर और नीचे 22,250 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही निफ्टी जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रही है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हो गया हाइजर साइड के, तब तक आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। लोअर लेवल पे 22,250 22,200 का काफी अच्छा सपोर्ट है, ऊपरी लेवल पे 22,650 22,700 का एक रेजिस्टेंस है। तो ये जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसी लेवल पे आपकी जो निफ्टी है वो अपनी जो गेम है वो प्ले करती रहेगी, और लाइकली चांसेस यही है कि ऊपरी लेवल के ही रेंज ब्रेक करे। लेट्स से कि 22,700 अगर ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट हमारे 23,000, और उसके बाद वन वे डायरेक्शन में 23,800 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो निफ्टी एक रेंज में ही है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी हम क्लियर डायरेक्शन हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में काफी अच्छा सपोर्ट है 47,850 का, 47,800 एंड फिलहाल 48,000 है। जब तक ये 47,800 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है, मुझे बैंक निफ्टी में भी फर्दर गिरावट फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है, टाइमिंग के लिए आप 47,800 का सपोर्ट रख सकते हो। और डिम्पी जी होली की बात करें तो बहुत ही बढ़िया होली रही, सोसाइटी वालों के साथ फ्रेंड के साथ बहुत ही बढ़िया होली प्ले की। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ पे रिवाज है कि होली के सुबह सुबह आप जलेबी फाफड़ा जलेबी फाफड़ा की मेजबानी मानिए और उसके बाद आपको अपनी होली की शुरुआत कीजिए। ठीक है, जलेबी फावड़ा कभी हमारे पास भी भिजवाइए सर। भिजवाइए सर, हम तो यहाँ छोले भटूरे आलू पूरी से ही काम चला रहे हैं, कभी जलेबी फाफड़ा हवा तक भी पहुँचाने की व्यवस्था कीजिए। या तो इस बार ऐसा होगा कभी हम आए गुजरात में तो आप थोड़ा व्यवस्था करके रखिएगा। और मैं बोलूँगा ये सिर्फ मेरा ही टेस्ट नहीं है, ये तो अभिषेक भी टेस्ट करना चाहेंगे। इधर दिखाए इनकी फोटो भी, और साथ ही देखा हमारे आशीषा भी। आशीषा तो खैर गुजराती खुद ही है। आशीषा आप तो सुबह रास्ता रोज इसी का करते हो जलेबी फाफड़ा का, या किसी और चीज़ का रहता है? हमारे तो फिक्स है आलू का पराठा या पूरी सब्जी, या तो आप थोड़ा बहुत कुछ और। यानी कि नहीं जलेबी फाफड़े पर बहुत जोर रहता होगा शीशा का। नहीं सर, दोनों भी बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तो रोज तो नहीं खाना चाहिए, और मैं भी नहीं खाती। ना ही जलेबी ना ही फाफड़ा, दोनों भी हेल्दी नहीं है। कुणाल जी एक काम करते हैं, इस बार मुंबई आते हैं ना तो आपका जो वो कैफे है ना वर्ली वाला, कहाँ पे? नहीं सेंटा क्रूज में, वहां चलेंगे और वहां पर आप जलेबी फाफड़े का इंतजाम कीजिएगा, हम आते हैं जल्दी ही। लेकिन ये बताइए, देखिए निफ्टी की तो प्लानिंग करते हैं पक्के तौर पर सर वहां पे जलेबी फाफड़ा कैफे में बैठ के, ये फ्यूजन बड़ा मजेदार रहेगा। निफ्टी की आपने कही कि हाँ रेंज बाउंड है, हालांकि पिछले जो 4 ट्रेडिंग सत्र रहे पिछले हफ्ते के 3 सत्र में देखा कि लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी रही, और 400 से लेकर 500 वाली जो रेंज है ना उसको पकड़ के रखी है। मैं इसको एक कामयाबी भी कहूंगा।
आप स्टॉक्स पे आते हैं, आप ये जरा बताइए कि आज आपकी नजर कहां पर है, क्या ट्रेड करना है आज? एक स्टॉक है जहां पे फिलहाल नजर जारी है और एफएमसीजी से है। फिलहाल ये मार्केट में नॉर्मली एफएमसीजी अच्छे खासे डिफेंसिव प्ले में नजर आते हैं और जिस हिसाब से मोमेंटम देखने को मिली है, वीबीएल वरुण बेवरेजेस लिमिटेड पे फोकस करके चलने की सलाह है। अच्छा खासा करेक्शन के बाद स्टॉक ने अपने आप को संभाला है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 488 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप लोअर लेवल पे पिछले 2 दिन में जो लो लगाया है वही इसका आप ऐसा मेंटेन करके चल सकते हो। 470 का 470 टारगेट की बात करते हैं तो 502 का पहला टारगेट है और 502 जैसे ही ब्रेक होता है आपको 525 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो वीबीएल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कुणाल से आते हुए, लेकिन खबरों के दम पर कई सारे स्टॉक्स और कई सारी खबरें ओवर द वीकेंड निकल कर आई हैं। 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड था, फार्मा सेक्टर से जुड़ी खबरें, रियल एस्टेट सेक्टर पर भी कई सारी खबरें हैं। रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स में आज बड़ी खबरें निकल कर आई है? जी गुड मॉर्निंग आशीषा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइज से, जहाँ पर कंपनी ने जो है 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। पहला जो प्रोजेक्ट है कंपनी का वो इब्नॉय एट ब्रिकेट ऑर्किड है, जो कि एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है देवनहल्ली में, और इसका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो 380 करोड़ का है। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है कंपनी ने बैंगलोर में लॉन्च किया है, ब्रिगेड एटर्निया, और इसका जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल है 2700 करोड़ से ज़्यादा का है, और ये प्रोजेक्ट जो है 31 मार्च 2030 तक कंप्लीट हो सकता है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है डॉक्टर रेड्डी, जहाँ पर कंपनी ने जो है नेशन वाइड रिकॉल किया है उसके लेवेटिरासिटम उसके ड्रग के लिए मिसलेबलिंग ऑफ इन्फ्यूशन बैग के चलते, जिसके चलते आज डॉक्टर रेड्डी में भी जो है एक्शन देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है मुथूट फाइनेंस, जहाँ पर कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी का जो गोल्ड लोन AUM है उसने जो है 1 लाख करोड़ का जो माइलस्टोन है वो क्रॉस किया है, जिसके चलते आज स्टॉक्स में जो है रिएक्शन देखने मिल सकता है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है कैम्स, जहाँ पर कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज, जो कि होली ऑन सब्सिडरी है कैम्स की, उन्होंने एक LIC के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे कि कंपनी जो है इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस जो है प्रोवाइड करेगी। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है ऑर्डर विन के चलते तो KC इंटरनेशनल, जहाँ पर कंपनी को जो है 1267 करोड़ का ऑर्डर मिला है T&D एंड केबल सेगमेंट में, और इसके साथ कंपनी का जो YTD ऑर्डर इनटेक है वो 23,300 करोड़ पर आ जाता है। हेल्थकेम लैब भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर US FDA ने जो है जो BI में जो इंस्पेक्शन है वो किया था कंपनी के तालोजा सेंटर में मार्च 10 से मार्च 13 के बीच में, और US FDA ने जो है कोई भी फॉर्म 483 इशू नहीं किया है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है जाइडस लाइफ साइंस, जहाँ पर US FDA ने जो है सर्विलेंस इंस्पेक्शन जो है ग्रुप अंकलेश्वर में जो है कंपनी का प्लांट गुजरात में, उस पर इंस्पेक्शन किया था मार्च 10 से मार्च 14 के बीच में। हालांकि US FDA ने जो है कोई भी फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन के साथ इशू नहीं किया है। और इसी के साथ साथ जाइडस को की एक और खबर आ रही है, जहां पर कंपनी को जो है US FDA से उसको एक टैबलेट के मैन्युफैक्चर के लिए फाइनल अप्रूवल मिला है। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है दालमिया भारत, जहां पर दालमिया सीमेंट नॉर्थ ईस्ट, जो कि एक मटेरियल सब्सिडरी है कंपनी की, उन्होंने जो है सक्सेसफुली कमेंस किया है कमर्शियल प्रोडक्शन उनके 2.4 MTPA जिसका सीमेंट ग्राइंडिंग कैपेसिटी असम में, जिसके साथ जो कंपनी का जो ग्रुप का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट कैपेसिटी है वो 49 MTA पर आ जाता है। आखिर में बात करेंगे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, जहां पर गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को जो है PNGRB से लेटर मिला है, जिससे उनकी हाई प्रेशर गुजरात गैस ग्रिड के एक्सपांशन के लिए अंजार पालनपुर पाइपलाइन को बिछाने के लिए मंजूर दी है, और इसका जो कैपेक्स है 2051 करोड़ का हो सकता है। बिल्कुल, तो गुजरात स्टेट पेट्रोलियम जहां पर कुछ कैपेक्स प्लान्स निकल कर आए हैं, इसके अलावा कई सारे स्टॉक्स एक करके एक विस्तार में चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच प्रशांत सावंत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आज के आपके टॉप पिक्स कौन से होंगे, कहाँ पर खरीदारी के मौके आपको नजर आ रहे हैं? प्रशांत, अपना माइक प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। सर अभी भी आप ठीक है। कुणाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी, प्रशांत से संपर्क नहीं हो पा रहा। कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे और रविंदर अभी उसकी चर्चा कर रहे थे, उसी में से रियल एस्टेट सेक्टर से ब्रिगेड एंटरप्राइजेस
कंपनी को 2 नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, एक बेंगलुरु में है, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू पोटेंशियल भी है। रियल एस्टेट सेक्टर में हाल फिलहाल में काफ़ी एक्शन रहा है, लेकिन ब्रिगेड एंटरप्राइजेस इस स्टॉक पर चार्ट्स पर देखें तो आपकी क्या राय होगी? वेल 950 के अराउंड क्लोजिंग है और आप देखिए लगातार पिछले कई दिनों से स्टॉक ऊपरी लेवल पे 990 और लोअर लेवल पे देखने जाए तो 920 के लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 950 के अराउंड का क्लोजिंग था। मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइमिंग के लिए इसको अवॉइड करना चाहिए जब तक ये 990 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है, क्लोजिंग नहीं देता है। अगर 990 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आपको ये 1050 और उसके बाद ऊपरी लेवल पे 1200 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। बट फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो लिटरली अवॉइड करके चलने की सलाह रहेगी। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जिसके चलते स्टॉक आज एक्शन में रह सकता है, लेकिन टेक्निकल नजरिया यही होगा कि स्टॉक को अवॉइड करें। प्रशांत, अगर आप हमें अब सुन पा रहे हैं तो आपके मॉर्निंग कॉल्स आज कौन से होंगे? तो आज मुझे पॉलीकैब का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ओवरऑल मार्केट भी सेल ऑन रैली स्ट्रक्चर में, बट स्पेसिफिकली अगर मैं पॉलीकैब को देखूं, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद एक रैली आई है जो 20 दिनों के एवरेज के करीब जा रही है। तो थोड़ा और ऊपर, यानी हम 5000 के आसपास क्लोज हुए। आज के ओपनिंग के को देखते हुए अगर हमें ये 5125, 5150, 5125, 5150 के जोन में स्पॉट दिखे तो मैं यहाँ पे एक बिकवाली इनिशिएट करना चाहूंगा, शॉर्ट ट्रेड। मेरा स्टॉप लॉस होगा 5250 स्पॉट के ऊपर, अबाउ 5250। मेरा टारगेट होगा 4900 से लेके 4850, 4900, 4850। तो पॉलीकैब इस स्टॉक पर बिकवाली की राय प्रशांत जी ने दी है, जहां पर 5250 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह। 4900 से 4850 तक ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ सकता है, तो बिकवाली की राय पॉलीकैब इंडिया पर। इस बीच इंडसइंड बैंक पर हमने चर्चा की थी, फंडामेंटल न्यूज फ्लो पर भी हमने चर्चा की थी और गौरांग शाह भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले इंडसइंड बैंक पिछले पूरे हफ्ते में भारी गिरावट दिखी, आज सुबह फिर एक बार कुछ पॉजिटिव खबर हल्की सी निकल कर आई है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी बयान आता हुआ नजर आया। इंडसइंड बैंक के स्टॉक पर पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद अब आपकी क्या राय होगी? धन्यवाद आशिया, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो पिछले हफ्ते और उसके पहले भी जब ये खबरें आई थी तब हमने हमारे ही चैनल 18 स्वदेश पर आपके सहयोगी ने प्रश्न पूछा था हमें, और हमने ये राय दी थी कि अनिश्चितता का वातावरण बिल्कुल है। जो खबरें उभर करके आई है, जो नुकसान उनको झेलना पड़ेगा खास करके चौथी तिमाही में, और ये नुकसान जो चौथी तिमाही में इनको झेलना पड़ेगा उसका असर सिर्फ मात्र चौथी तिमाही तक सीमित नहीं रहेगा, शायद पहली दूसरी तिमाही में भी थोड़ी बहुत झलक इसकी दिखाई देगी। लेकिन पिछले हफ्ते भी हमने ये राय दी थी कि अगर निवेश है तो बने रहें, और अगर निवेश करने लायक पूंजी है, अगर आपका निवेश ऊपरी स्तर पर है, जो कि हो सकता है जिस प्रकार की गिरावट हमने देखी थी, तो थोड़ा बहुत और जोड़ सकते हैं। और अगर किसी को नया निवेश करना है तो शुरुआत बिल्कुल की जा सकती है छोटी मात्रा में, लेकिन पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए। देखिए, हमारा ये मानना है कि जो भी हुआ, शायद मैनेजमेंट को इसके पहले आकर के औपचारिक स्तर पर अधिकारियों को और बाजार को ये अगर सूचना दे देते हैं तो मेरे ख्याल से इतनी गिरावट आपको देखने नहीं मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसका नतीजा यह हुआ कि हमने लगातार निचली सर्किट देखी 20% की, फिर 10% की भी देखी, और अब थोड़ा बहुत संभलने का प्रयास कर रहा है। खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, शायद आने वाले कुछ दिनों में अभी भी खबरें आती रहेगी। अगर सकारात्मक आती हैं तो बेहतर रुझान हो सकता है, अगर नकारात्मक आई तो शायद थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। इसी कारणवश हम ये कह रहे हैं कि अगर नया निवेश करना है तो पूरी ताकत लगा करके नहीं करना चाहिए, लेकिन शुरुआत बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, शुरुआत करनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, थोड़ी देर पहले भी हम यही बात आपके सामने कर रहे थे कि जिनके पास पुराना थोड़ा बहुत खरीदा हुआ है और बहुत ऊपर का रेट का है, शायद उनको वापस कॉन्फिडेंस ज़रूर दिखाना चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत लेना पोजीशंस ली जाए बैंक के अंदर तो बुराई नहीं है। अच्छे रेट पे कई बार शेयर मिल जाते हैं किसी वजह से, तो ये वजह वो बन सकती है। और मैं आरबीआई पे ट्रस्ट करता हूँ, इंडसइंड पे कम। इंडसइंड क्या बोलता है शायद उस पर ट्रस्ट कम होगा, लेकिन आरबीआई ने जांच करके बताया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा सी टाइप है। अगर सब चंगा सी टाइप है तो फिर क्यों ना कॉन्फिडेंस दिखाया जाए। ठीक, तो गौरांग सर की बात के साथ मैं 100% थोड़ा एग्री करूँगा इस पर। अब आ जाते हैं थोड़ा और शेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह भी काफ़ी कुछ आई हैं,
लेकिन मैं कुछ एक अलग से सेगमेंट वाले शेयर्स आपके सामने पता करूंगा आज के मेहमानों से जिन्होंने अच्छा ट्रेड दिखाया है। VBL वरुण बेवरेजेस, ये अगले सीज़न का एक बहुत बढ़िया प्ले भी हो सकता है, वैल्यूएशन भी अच्छी है, सिर्फ कैंपा को लेके प्रॉब्लम चल रही है, तो वरुण बेवरेजेस पे ऑलरेडी आपको एक टेक मिला हुआ है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज करीब 1.5% ऊपर ही भी है। प्रशांत सावंत, डिक्सन टेक्नोलॉजी को काफ़ी पनिशमेंट मिली है, 17,000 से 13,000 आया हुआ शेयर है ये, जरा देख के बताइए सर। आवाज़ आ रही है आपको? जी तो यहाँ आज पे तो आपसे बात ही नहीं हो पा रही है, मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है। जी यहाँ पे आगे सर हो गया मुहूर्त शुरू, 8:45 शुभ मुहूर्त है सर। जी तो डिम्पी जी, अगर हम डिक्सन को देखें, यहाँ पे जो बिकवाली है वो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ है। ये दूसरी बात, यहाँ पे जो अहम सपोर्ट था, जैसे आपने कहा, वो 14,000 का सपोर्ट था जो ब्रेक हो चुका है, और 200 दिनों के एवरेज भी ब्रेक हो चुके हैं, जिसको हम रीटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो सेल ऑन रैली का है, और जब तक हम अभी फिर से एक बार 14,100 14,200 के जोन के ऊपर क्लोज ना हो, मैं कोई लॉन्ग इनिशिएट नहीं करूंगा। सो मेरी सलाह यहाँ पे होगी कि अगर हमें ये स्टॉक एक बार 13,700 800 के जोन में मिले, तो आप एक स्मॉल रिस्क पे शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो, कीपिंग स्टॉप लॉस एट 14,100 फॉर टारगेट्स अराउंड 12,500। सो सेल ऑन रैली की ही सलाह होगी जब तक हम 200 दिनों के एवरेज के ऊपर फिर से क्लोज ना हो। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन है। कुणाल परार, मैं अडानी ग्रुप के सभी शेयर्स के बारे में नहीं पता करूंगा, बस मैं एक अडानी ग्रीन्स के बारे में पता करूंगा आपसे। एक बार जरा चेक कीजिएगा, हम भी आपके सामने चार्ट लेके आने की जरा कोशिश करेंगे अडानी ग्रीन्स का। जरा मेरे को देख के बताइए सर, इसमें कोई ट्रेड लिया जा सकता है? मेरे को लग रहा है कि शायद एक नियर टर्म बॉटम बन रहा है इसका, एक बार आप देखेंगे सर अडानी ग्रीन्स का। वेल डेफिनेटली डिम्पी जी, नियर टर्म बॉटम यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है, और स्टॉक ने एक अच्छी खासी बॉटम फॉर्मेशन बनाई है। इवन आर्ली चार्ट पे देखने जाए तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है। सो व्यू फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। 870 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे हमारा यहाँ पे जो एसएल आएगा डिम्पी जी 840 का आएगा, और टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट 910 का होगा। 910 अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपरी लेवल पे आपको अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिसमें ये 980 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 940 के एसएल के साथ, 840 एसएल के साथ। ठीक है, अडानी ग्रीन्स के बारे में जो 840 का एसएल है वो ये बताने के लिए सफिशिएंट है। कहो तो मैं आपको वापस अपना चार्ट दिखाता हूँ, हमने क्यों पूछा, क्यों इसके बारे में बात की, एक बार वो भी आपको दिख जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। फिलहाल आप लेवल्स जरा नोट कर लीजिएगा। मैंने एक काम किया ना, इसका वाटर मार्क हटा दिया, अब आपको पता लग ही गया होगा अडानी का ही चार्ट है, ताकि आप उसको और क्लियरली देख पाएँ। ये देख पा रहे हैं, पहला बॉटम बना हुआ पैनिक का, कहोगे तो मैं आपके लिए मार्क करता चलता हूँ। ये देखिएगा, ये पहला वाला बॉटम है, फिर ये दूसरे वाले बॉटम्स बने हैं, ये तीसरा चौथा बना है, ये फिर से पैनिक बॉटम भी उसी ही जगह पर वापस से क्रिएट हो रहा है। देखिए मैंने मार्क किया आपके लिए, ठीक है। तो चारों बार का बड़ा फेज यहीं आके रुक रहा है, फिर बड़ा फेज आ रहा है, फिर यहीं आके रुक रहा है, और मैं एक एक्सपेक्ट करता हूँ एक वेव हो आएगी ऐसे, और जो आपको थोड़ा अच्छा पैसा बना के जाएगी, इसलिए रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। मल्टीपल बेस यहीं पे बने हुए हैं इसके, तो इसलिए मेरे को लगा कि ये बात पूछ लेनी चाहिए। अब आप हटा दीजिए इस चार्ट को, ठीक है। अब जरा दूसरे शेयर्स पर आते हैं। एक और शेयर भी है, वो है BEL। डिफेंस वाले शेयर्स अमूमन मैं थोड़ा कम पूछता हूँ आजकल, क्योंकि थोड़े लोग ऊपर के रेट पे फंसे भी हैं, और अभी लेने भी नहीं चाहिए, अभी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। फिर भी गुरांग सर से एक टेक इसके बारे में पता कर लेते हैं। गुरांग सर जरा BEL चेक करना। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक ऑर्डर की खबर आई थी, बढ़िया बंद हुआ है। क्या ये बिना ऑर्डर के भी चलेगा, कि खाली ऑर्डर वाले दिन का वेट करें, जिस दिन आए उस दिन ट्रेड करो? डिम्पी जी, आपको भी प्रणाम और सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, ये जो विचारधारा होती है ना कि सिर्फ ऑर्डर की खबरें आने पर चलता है, ये मेरे ख्याल से जो नौसिखिए होते हैं ना बाजार में, वो ऐसा मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि ऑर्डर तो मिलने की बात ठीक है अपने जगह पे, लेकिन कंपनी कितनी सक्षम है उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए, कितनी जल्द समय में, और वो जो परिवर्तन होता है तो वो आंकड़ों में दर्शाता है, आय और मुनाफा में। जहां तक BEL का सवाल है, तो हमने मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही रक्षा क्षेत्र की चर्चा करी थी हमारे ही चैनल 18 स्वदेश पर, और हमने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि अगर आप रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए शेयर में निवेश करते हैं तो आपका नजरिया 5 साल या उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट करने को समय लगता है। इनकी ऑर्डर्स जो आते हैं वो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी, हाई प्रिसिशन, कॉम्प्लेक्स ऑर्डर्स होते हैं डिम्पी जी। ऐसा नहीं है कि आज ऑर्डर मिला और कल एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो बीएल पर जो आपका प्रश्न है, मेरे ख्याल से इसका निचला स्तर करीबन 250-240 के आसपास बना था जब हमने 22,000 का स्तर छुआ था निफ्टी में, और वहां से ऊपर के तरफ के दायरे बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, और एक बहुत ही न्यूनतम लक्ष्य 335 का हमने रखा है लंबी अवधि के लिए। या 335 100% आ सकता है सर। हमने ना, आप जो बोल रहे थे ना, एग्जैक्टली जैसे से बोल रहे थे वैसे वैसे हम चार्ट भी ड्रॉ कर रहे थे और हमने लाइव ही किया आपके सामने। ये आपने बताया 240 के आसपास का बेस है, क्या ब्यूटीफुल बेस बना, और इसको यू शेप कहते हैं टेक्निकल्स में। बहुत ही शानदार से इसका ब्रेकआउट भी हुआ है, और ये पुल बैक अगर पूरा यू भी सिर्फ जनरेट कर देता तो आपके लेवल 100% आएंगे। मेरे को पता नहीं आप इस पे कैसे, आप ये सब लेवल्स वगैरह भी याद रखते हो, बड़ी हैरानी और बड़ी अच्छी सी बात है गौरांग सर। मतलब कौन सा च्यवनप्राश खाते हो आप, कौन सी कंपनी का, हमें बताइए। पतंजलि का खाते हो, किसका खाते हो? नहीं, अब उसका प्रचार तो हम करेंगे नहीं पतंजलि का, क्योंकि हम च्यवनप्राश का सेवन करते नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। कुणाल भाई बैठे हैं चैनल पर, आप जैसे बैठते हैं, तो आप जो चैनल अपना, आप जो चार्ट्स की बातें करते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि भाई थोड़ा बहुत हम भी ध्यान दें इसके ऊपर और थोड़ा अभ्यास करें, तो सीख लेते हैं आप लोगों से हम लोग थोड़ा बहुत। नहीं सर, ऐसे सीखने नहीं, आप हमको खैर शर्मिंदा कर रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन यह अच्छी आपकी इसमें पकड़ है और काफ़ी अच्छे से आपने बताया भी, इंटरेस्टिंग है। मैं तो देखो छांट के आपसे आपकी ना, आपके नेचर के अकॉर्डिंग शेयर पूछता हूँ। प्रशांत साहब से डिक्सन पूछा, बढ़िया प्ले मारते हैं। कुणाल परार से हमने अलग अलग स्टॉक्स पूछे, अब आपसे हमने बीएल पूछा, हमको पता है शांति से चलने वाला शेयर है, बिल्कुल धीर गंभीर आदमी से पूछो तो उसका नाम है गौरांग शाह। तो ऐसे करके हम आदमी की फितरत देख देख के शेयर पूछ रहे हैं। हम भी तो सर थोड़ा सा एक्सपर्टी रखते हैं ना, इतने साल हो गए टीवी स्क्रीन पे बैठे बैठे। बिल्कुल। ठीक है सर, अब एक शेयर जरा मेरे को शॉर्ट वाला और पता करना है, और वो भी जरा पता कर लेते हैं। वो है पेटीएम का शेयर। ये जरा हम पता करेंगे प्रशांत सावंत से। प्रशांत भाई एक बार जरा आप इसको चेक कीजिएगा। 684 पे है पेटीएम, 2.5% टूटा हुआ शेयर है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डेज लो पे बंद हुआ है। मेरे को सिर्फ ये समझ में पता करना है आपसे, मैं 1 साल या 2 साल का इन्वेस्टर हूं, मेरे को एंट्री करनी है कि नहीं करनी? डिम्पी जी, एंट्री बिल्कुल नहीं करनी है। मैं एक बहुत ही बेसिक चीज फॉलो करता हूँ, वो ये है कि अगर कोई स्टॉक पिछले 1-1.5-2 साल में लिस्ट हुआ है, वो जब तक उसके लिस्टिंग डे प्राइस या उसके आईपीओ प्राइस के ऊपर है, तब तक मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। इसके नीचे मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहता। तो इसके बारे में हमें कहने की जरूरत नहीं है कि आईपीओ कहाँ था, अब हम कहाँ हैं। तो दूसरी बात, अगर हम अभी चार्ट स्पेसिफिक बात करें, इस लॉजिक को साइड में रखते हुए, तो भी आपको नजर आएगा कि बार बार ये जब भी 20 दिनों के एवरेज पे आ रहा है, पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिकवाली आ रही है। हमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नजर आएंगे 2 दिनों पहले के कैंडल में, जिसका लो करीबन 650 है। तो मेरी सलाह होगी, जिनके पास पोजीशन है, जो इस स्टॉक पे किसी भी वजह से बुलिश हो, वो 650 क्लोजिंग बेसिस का या 10 पॉइंट नीचे 640 क्लोजिंग बेसिस पोर्टफोलियो के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस फॉलो करें। ये अगर ब्रेक हो तो पोजीशन एग्जिट करना एक बेहतर सलाह होगी। पेटीएम को लेकर ये व्यू हो गया। कुणाल जी, हमने देखा है कि हाल फिलहाल जो पावर रिलेटेड जो कंपनीज हैं या फिर जो पावर की वैल्यू चेन में आती है, वहां पर हमने ठीक ठाक तेजी देखी है। केईसी इंटरनेशनल, हालांकि ये शेयर चला नहीं है, ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा हमने सेल ऑफ देखा भी है। आज हो सकता है कि थोड़ी सी तेजी दिखाए, क्योंकि ऑर्डर साइज करीब है 1270 करोड़ रुपए के आसपास का। केईसी इंटरनेशनल हमने देखा है शुक्रवार को, देखिए 6% की गिरावट आई है। आज मान लीजिए चलता है, क्या उसको लेकर उत्साहित होना चाहिए केईसी में? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट आई थी, वहां पे जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था, वो जब तक न्यूट्रलाइज नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है कि ये स्टॉक में फिलहाल पोजीशन बना के चलना चाहिए। क्योंकि लोअर लेवल पे जो सपोर्ट स्टॉक ने बनाया था, जो बॉटम बनाया था 650 के अराउंड, अगर ब्रेक होता है तो फर्दर गिरावट भी स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। तो टाइमिंग के लिए थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलने की सलाह है स्टॉक में। ठीक है, केईसी को लेकर ये व्यू। गौरांग सर, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया आपका आज जुड़ने के लिए, गुड मॉर्निंग। अब अल्केम को लेकर खबर आई है कि इनकी तलोजा वाली जो यूनिट है उसको यूएस एफडीए से क्लीन चिट मिली है और कोई फॉर्म 483 वगैरह इशू किया नहीं गया है। हालांकि ये जो शेयर हुआ करता था करीब 6,500 का भाव था, अब ये 4,500 से थोड़े से ऊपर का भाव है। अल्केम ऐसे कंपनी आपको कैसी लगती है और ये खबर क्या सपोर्ट कर पाएगी शेयर को? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो
मेरे ख्याल से कुछ सालों पहले अभिषेक आलकेम पर हमारी कवरेज हुआ करती थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आने के पश्चात हमने हमारी जो कवरेज है वो निकाल दी है। फिलहाल कवरेज नहीं है, लेकिन मैं इतना बिल्कुल कह सकता हूं कि जिस क्षेत्र से ये शेयर जुड़ा हुआ है, अगर ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबर को लेकर के चिंताजनक परिस्थिति खड़ी नहीं हुई, या फिर अगर खबरें आते भी हैं नकारात्मक, तो हमारा ये मानना है कि क्षेत्र के ऊपर छोटी या मध्यम अवधि के लिए असर पड़ेगा। लंबी अवधि के लिए ऐसा कोई असर नकारात्मक पड़े, ये नहीं लगता। ये मैं सिर्फ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कंपनी की कामकाज और बैलेंस शीट की बात करें, ये मैं कोई राय या मशवरा निवेश का नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट कामकाज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस परिस्थिति में काफी सक्षम और मजबूत कंपनी है और उतनी ही मजबूत इनकी बैलेंस शीट है। थोड़ा सा ऊपरी स्रोतों ने प्रेशर देखा, लेकिन लोअर लेवल से स्ट्रेंथ दिख रही है बाजार में। एफआईएस की जो बिकवाली हो रही है या फिर ट्रेड वॉर को लेकर जो कमजोर खबरें आ रही है, उस पर बाजार कोई ऐसा रिएक्शन खास दे नहीं रहा है। प्री ओपन की शुरुआत हो गई है, इसको सेटल होने दीजिए। ये सेटल होगा, उसके बाद असली जो आंकड़े आएंगे 5-6 मिनट के बाद आएंगे। अब ये 250 के जो नीचे दिख रहा है, ये तो खेलने वाले थोड़े समय होते हैं, शुरुआत के 2-4 मिनट। लेकिन चलिए स्टॉक्स पर लौटते हैं। प्री ओपन में जो शेयर आपको ऊपर दिखेगा वो दिखेगा इंडसइंड बैंक का। आरबीआई की तरफ से बढ़िया कमेंट्री आई है और कहा है कि नहीं, कोई फाइनेंशियल ऐसी प्रॉब्लम है नहीं इंडसइंड बैंक में, सिस्टमेटिक कोई प्रॉब्लम है नहीं। कोर्स करेक्शन के लिए हालांकि कहा गया है इंडसइंड बैंक को, और डिपॉजिटर्स के से आरबीआई ने ये कहा है कि चिंता करने की कोई खास बात है नहीं। देखते हैं कि ये 10% अभी जो ऊपर दिखा रहा है, क्या इतना ही ऊपर खुलता है क्या इंडसइंड बैंक का शेयर। लेकिन एक और शेयर का जिक्र करेंगे, और वो शेयर है डॉक्टर रेड्डीज का। डॉक्टर रेड्डीज पर आपसे कुणाल जी राय जानना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको शेयर? ये कुछ खबरें डॉक्टर रेड्डीज को लेकर भी आई हैं ठीक ठाक? वेल, डॉक्टर रेड्डी की बात करें, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में आपको एक अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकती है। 1106 के अराउंड स्टॉक का अराउंड क्लोजिंग था, और आप देखिए कि स्टॉक ने घमक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी बनाई है। सो कहीं ना कहीं चांसेस ये है कि स्टॉक आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे दिखा सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे जो ऐसे ला रहा है वो ऐसे ला रहा है 1090 का, और फिलहाल स्टॉक का 1110 के अराउंड है, तो 1090 का ऐसे यहाँ पे हम मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में लाइकली चांसेस है 1125, और 1125 ऐसे ही ब्रेक होगा, आपको 1150 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है, तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी डॉक्टर रेड्डी। खरीदारी करने की सलाह है डॉक्टर रेड्डीज को लेकर। गुरांग सर, मुथूट फाइनेंस वैसे तो अगर हम महीने भर में देखेंगे तो 100-200 रुपए के रेंज में ये शेयर रहा है। एक अपडेट आया है कि जो एयूएम इनका है गोल्ड लोन का, वो 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया है। और वैसे भी हम इंटरनेशनल मार्केट को हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को नए नए रिकॉर्ड बनाते हुए हम देख रहे हैं। कॉमिक्स पे भाव तो $3000 के ऊपर निकल गया है। कैसी लग रही है आपको कंपनी, और ये जो गोल्ड का मूवमेंट है, क्या आपको लगता है कि ये सपोर्ट करेगा? सही भाव पर है मुथूट फाइनेंस खरीदने के लिए? भाव तो भगवान होता है अभिषेक भाई, हम कौन होते हैं उस पर टिप्पणी करने वाले, क्योंकि ये नजरिया होता है लोगों का कि आप किस नजरिए से निवेश करते हैं। लेकिन अनिवार्य होगा पहले तो डिस्क्लोजर देना कि हमारी खरीदारी की राय है 2500 के पार के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए। लेकिन यही प्रश्न मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों पहले हमारे बहुत ही करीब के मित्र जो आपके सहयोगी हैं डिब्बी भाई, इन्होंने हमसे पूछा था और हमने तभी ये टिप्पणी करी थी। ये हमारी तर्क और सोच है कि आप गोल्ड लोन कंपनीज में निवेश क्यों करते हैं, क्योंकि गोल्ड लोन कंपनीज सोने पर ऋण देती हैं आपको, और सोने के दाम जिस प्रकार से पिछले 3-5 सालों में हमने तीव्र गति से ऊपर जाते देखे हैं, तो अगर आपकी सोच और विचारधारा ये है कि सोना यहां से और ऊपर जाएगा, तो ये एक विकल्प मैं दे रहा हूं। खरीदारी की राय तो मुथूट फाइनेंस पर है, लेकिन ये सोच और विकल्प है कि आपकी सोच है सोना का दाम बढ़ेगा और उस आधार पर गोल्ड लोन कंपनीज को फायदा मिलेगा, क्योंकि वो मार्जिन होते हैं, और अगर डिफॉल्ट होता है तो इनको अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है। डिफॉल्ट की एनपीएस की जो रन रेट है वो बहुत कम आ जाती है। तो उस स्तर के आधार पर गोल्ड ईटीएफ में निवेश कीजिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए आप, ये डायरेक्ट एक्सपोजर होगा।
क्योंकि आप बाईपास कर देंगे जो रिस्क होता है फैक्टर गोल्ड लोन कंपनीज को लेकर के। मिसाल के तौर पर आरबीआई की तरफ से अगर नीति में कुछ बदलाव हो गया, हेयर कट मार्जिन में आपको बोलेंगे कि नहीं आपको बदलाव करना पड़ेगा, जो परसेंटेज ऑफ लोन देते हैं आप उनमें आपको कमी करनी पड़ेगी, आपको मार्कअप जो है वो ज्यादा करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो वो जो एक रिस्क मिटिगेटिंग फैक्टर होता है ना वो आ जाता है, क्योंकि यू आर टेकिंग डायरेक्ट एक्सपोजर, आप सीधा सीधा सोने के ऊपर दाव लगा रहे हैं अगर आप गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो। लेकिन हाँ, मुथूट फाइनेंस पर खरीदारी की राय है और हमारा मानना यह है अभिषेक के सोने के दाम 3,000 तक केवल मात्र सीमित नहीं, $3,000 की मैं बात कर रहा हूं, मात्र तक सीमित नहीं रहेंगे। गोल्ड की मांग, सोने की मांग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीव्र गति से ऊपर जा रही है। अब पाकिस्तान में कितना सोना मिला और चाइना में कितना सोना मिला उस पर तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जो कुदरती भंडार हैं सोने के पूरे विश्व भर में वो तीव्र गति से कम हो रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लोरेशन माइनिंग जो होती है सोने की वो बहुत ऊपर जा रही है। बिल्कुल गौरांग सर, थैंक यू सो मच। इतना बेहतरीन अपडेट सिर्फ इक्विटी पर ही, गोल्ड कंपनी स्क्रिप्ट्स पर, मुथूट फाइनेंस जैसी कंपनियों पर ही नहीं, लेकिन गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स पर भी अपना एनालिसिस हमारे व्यूअर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को समझाने के लिए गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश का नजरिया बनाए। हालांकि मुथूट फाइनेंस में कन्विक्शन तो बरकरार ही है, लंबी अवधि के लिए गौरांग जी के भी रेडार पर है। स्ट्रॉन्ग अप मूव हम देख ही रहे हैं सोने चांदी की चाल में, इन पर्टिकुलर प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड में मजबूती। एमसीएक्स पर दाम की अगर बात करें 88,310 तक के स्तर भी हमने देखे हैं, और साथ ही अमेरिकी बाजार में जो महंगाई दर में गिरावट है, ब्याज दर में कटौती की उम्मीद और टैरिफ की अनिश्चितताएं हैं, जिससे सोने चांदी की चाल को और सबसे ज्यादा गोल्ड पर प्रभाव पड़ता हुआ, पॉजिटिव इंपैक्ट होता हुआ, सपोर्ट मिलता हुआ दिखा है। प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं। वैसे विदेशी बाजार से भारतीय बाजार के लिए संकेत बेहद अच्छे हैं, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इस वक्त अगर आप देखें तो हल्के फुल्के सतर्कता के साथ भारतीय बाजार इस वक्त 22,400 के इर्द गिर्द खुलने की तैयारी करते हुए निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्यूज है। गिफ्ट निफ्टी से एशियाई बाजार से यूएस मार्केट्स के फ्राइडे सेशन में भी मजबूती का रुझान देखने को मिला, लेकिन भारतीय बाजार के लिए पिछला हफ्ता भी याद रखना चाहिए, बिकॉज लास्ट वीक कंसोलिडेशन वीक था एंड कंसोलिडेशन वीक विद नेगेटिव बायस। ड्यूरिंग द एंटायर वीक हमने देखा वॉलेटिलिटी ही ज्यादा रही, और वॉलेटिलिटी का प्रभाव, उतार चढ़ाव का प्रभाव पूरे के पूरे हफ्ते बाजार पर जारी रहा। 22,315 से 22,686 की रेंज थी जिसमें फंसा रहा पूरे हफ्ते बाजार। इस वक्त 22,400 के ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ। इस बीच 10 पैसे की मजबूती के साथ रुपए की ओपनिंग हुई है। 87 रुपए के मुकाबले 87 रुपए और 90 पैसे पर लगातार हम देख रहे हैं। ये दूसरा हफ्ता है जबकि रुपए में मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। पिछले हफ्ते भी हमने आपको बताया था कि निचले स्तरों से काफी अच्छी मजबूती का रुझान रुपए में बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए अब हमारी पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शारदा। उनका वेलकम करते हैं, उनसे जानते हैं उनके मॉर्निंग ट्रेड्स क्या हैं। गुड मॉर्निंग शिवांगी, बताइए आपकी तरफ से आज सुबह सुबह क्या ट्रेड्स होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। तो आज सबसे पहले मेरे रडार पे है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पे काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग नीव देखने को मिली है, और हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 4 सेशन से सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। पिछले वीक हमने देखा कि फॉलो अप बाइंग भी काफी स्ट्रॉन्ग थी। बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत फाइनेंशियल से ड्रिवन है, बट ओवरऑल हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स भी अब पिकअप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे नजर रहेगी मेरी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है आईसीआईसीआई बैंक के लिए वो है 1300 तक के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं 1235 के एक स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट खुलने से ठीक पहले कुछ तमाम प्लेयर्स जिस पर शिवांगी की नजर है, इस बीच कुछ और स्टॉक्स जो कि खबरों के दम पर एक्शन में हैं, इन पर खास नजर रखनी होगी। और इस कड़ी में केसी इंटरनेशनल, कुणाल गुड मॉर्निंग, इस पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। प्री ओपनिंग में अगर देखें मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं और कंपनी को करीब 1,267 करोड़ के ऑर्डर्स मिलने की भी खबरें आई हैं। केसी इंटरनेशनल पर एक टेक्निकल टेक आपसे। वेल नो डाउट 684 के अराउंड ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने तकरीबन 6% की गिरावट दिखाई थी। 671 के अराउंड का क्लोजिंग था। मैं फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि ओपनिंग अच्छी रहे, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला उसके बेस पर वापस ये स्टॉक हमें नीचे की गति दिखा सकता है। तो जब तक ये न्यूट्रलाइज नहीं होता है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का सेलिंग प्रेशर, तब तक इसको मैं अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा।
वॉच लिस्ट में रखा जाए केईसी इंटरनेशनल को? इस वक्त जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं क्लियरली खबरों के दम पर ऑर्डर विंस के चलते इस वक्त एक इम्पैक्ट बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके इसे एक बार वॉच लिस्ट में रखेंगे। बाजार खुलने के साथ साथ किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं इस पर नजर होगी। इस बीच ब्लॉक्स की खबरें भी लगातार आपकी स्क्रीन पर, करीब 10 लाख शेयरों के कई सौदे HDFC बैंक में होते हुए नजर आ रहे हैं। एजेंसीज के हवाले से खबर आप फ्लैश होते हुए इस वक्त देख रहे हैं ब्लॉक डील्स पर। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। ट्रांसमिशन सेक्टर पर आपका टेक जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि इन दिनों ट्रांसमिशन सेक्टर खबरों में है। ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की संभावनाएं भी हैं। ET स्वदेश ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में बताया भी था कि ऊर्जा मंत्रालय की इंडस्ट्री के साथ कुछ चर्चा विचार हो रहे हैं और स्कीम के लिए करीब 8 से 10 हजार करोड़ के आवंटन की संभावनाएं हैं। टाटा पावर, अडानी पावर, NTPC, NHPC, इन प्लेयर्स पर फंडामेंटली अगर कोई टेक बनता है। धन्यवाद मानसी जी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो मैं एक समीकरण, पूरा जो ब्रह्मांड है ऊर्जा का, वो आपके सामने और दर्शकों के समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। जब आप ऊर्जा की बात करते हैं तो हमारा ये मानना है कि आपको 3 जो महत्वपूर्ण इनके भाग है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो वो 3 भाग कौन से हैं? तो पहला है ऊर्जा उत्पादन कंपनी, दूसरा है ऊर्जा वितरीकरण कंपनी और तीसरा है ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियां। आपने जो भी नाम लिए हैं ज्यादातर वहां पर हमारी खरीदारी की राय है। उदाहरण के तौर पर ऊर्जा उत्पादन में टाटा पावर, JSW एनर्जी, NTPC ग्रीन का जब IPO आया था 108 के स्तर पर, तब हमने वहां पर लंबी अवधि के लिए IPO में निवेश की राय दी थी। मौजूदा स्तर करीबन 85 के आसपास डिस्काउंट में मिल रहा है, 90-95 के आसपास डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो डिस्काउंट में मिल रहा है तो कर सकते हैं। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन में टोरेंट पावर है और CESC, ये सब ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों पर खरीदारी की राय है। ऊर्जा वितरीकरण की जहां तक मैं बात करता हूं तो सरकारी कंपनी है जिसका मेरे ख्याल से करीबन 75-80% हिस्सा है पूरे भारतवर्ष में ऊर्जा वितरीकरण करने के लिए जो ग्रिड लाइंस लगते हैं, वो कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। और ऊर्जा उपकरण में मेरे ख्याल से अभी आपने नाम लिया था KEC इंटरनेशनल, तो ये भी एक कंपनी है जो ऊर्जा उपकरण के जो आधुनिक उपकरण की जो जरूरत होती है मानसी, ये बनाती है। ये कंपनी का सिर्फ एक कारोबार नहीं है, 4 स्तंभ है इनके कारोबार के, जहां से बहुत ही बेहतरीन तरीके से योगदान बैलेंस शीट पर आता है। तो KEC इंटरनेशनल पर भी खरीदारी की राय है। तो चलिए, ये पूरा का पूरा एक फंडामेंटल टेक और KEC इंटरनेशनल पर भी नजर है गौरांग सर की, और साथ ही ट्रांसमिशन सेक्टर ओवरऑल जो है खबरों के दम पर और कुछ तमाम डेवलपमेंट्स के चलते फोकस में रहेगा। बाजार खुलने में बस 3-3.25 मिनट की देरी है। क्विकली 9 के 9 रत्न की सूची अशेषा से जान लेते हैं। अशेषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले HPCL पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर एक बड़ा अनाउंसमेंट निकल कर आया है, जहाँ पर HPCL ने विकास कौशल को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पर नियुक्त किया है और ये पहले प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव होंगे जिन्हें पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है। तो बड़ी अपॉइंटमेंट HPCL पर आज नजर रहेगी। स्पाइस जेट, जहाँ पर बड़ी डील हुई थी थर्सडे को, अजय सिंह जो प्रमोटर है उन्होंने थोड़ी सी हिस्सेदारी अपनी बेची है। 1.25 करोड़ शेयर्स की ब्लॉक डील ये गुरुवार के सत्र में हुई थी। इंडसइंड बैंक पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक के बोर्ड को कहा है कि रेमेडियल एक्शन चौथी तिमाही में ही लेने होंगे कंपनी को, और इसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बयान भी निकल कर आया है। डिपॉजिटर्स को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन अभी भी काफी स्ट्रांग है। 5% की तेजी के साथ इंडसइंड बैंक प्री ओपन में कारोबार करता हुआ। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 2 बड़े लॉन्चेस किए हैं। एक बेंगलुरु में 2700 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल होगा और इसके अलावा दूसरा भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, करीब 400 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल। KEC इंटरनेशनल अभी मेहमानों से चर्चा भी कर रहे थे। कुछ नए ऑर्डर विन्स निकल कर आए हैं। करीब 1300 करोड़ के नए ऑर्डर्स। प्री ओपन में 2% की तेजी के साथ स्टॉक कारोबार करता हुआ। ओला इलेक्ट्रिक कंपनी की एक सब्सिडरी के सामने पिटिशन फाइल किया गया है इंसॉल्वेंसी का। काफ़ी नेगेटिव खबर है जिसके चलते स्टॉक में नेगेटिव एक्शन दिखेगा। MTNL, जहां पर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है अपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट के, 5% की गिरावट यहाँ पर।
मुथूट फाइनेंस एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। 1 लाख करोड़ का AUM गोल्ड फाइनेंस में कंपनी ने क्रॉस किया है, 2% की तेजी दिखी है। और ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बोरीवली में एक नया मॉल खुलने जाएगा, जिसके चलते ओबेरॉय रियल्टी पर भी अपनी नजर रखें। ठीक है, तो एक करीब 9 के 9 शेयर आपने बता दिया और इसके अंदर जो एक मॉल खुलने वाला बोरीवली के अंदर, इसके बारे में भी जानकारी दे दी है। इंटरेस्टिंग है। हालांकि एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग दिख रही होगी, आप 150 पॉइंट ऊपर थे गिफ्ट निफ्टी के अंदर, लेकिन मार्केट की जो फ्रीज लेवल है वो 42 पॉइंट नीचे हैं। कहाँ है 150 पॉइंट? कहाँ है गिफ्ट निफ्टी के वो 150 पॉइंट जो सुबह से दिख रहे थे? या फिर सुबह छोड़ दो, लोगों ने तो कल भी देखे हैं, क्योंकि आपका बाजार ना फ्राइडे वाले दिन बंद था, तो फ्राइडे वाले दिन भी गिफ्ट निफ्टी ऊपर थी। जो आप देख रहे होगे वो कहाँ है? गुम। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर आपको हरा निशान दिख जाएगा, हम आपको निराश नहीं करूंगा। जरा बैंक निफ्टी भी दिखा दो। हो सकता है आपको ये गैप ना मिले, लेकिन गैप ना होने से थोड़ी सी दिक्कत आएगी। गैप ना होने से आपका जो 22,500 है ना, आपकी आंखों के सामने से पार होने में मुश्किल होगी, नहीं तो ये ट्रीटमेंट अच्छा होता। कुल मिला के सिर्फ 150 पॉइंट ही है निफ्टी बैंक के पास जो आज गैप करेगा। तो ये तो तय है कि आज मार्केट ने गैप ना करके एक पहला विश्वास, एक पहली लाइन ऑफ डिफेंस उसको ब्रेक कर दी है। नहीं तो पहला डिफेंस ही यही हो जाता कि आप गैप करते, शॉर्ट्स की हल्की सी उस रेंज की ट्रैपिंग हो जाती है, लेकिन वो नहीं होगी। एनी हाउ, जो आज शेयर्स हैं, इंडसइंड बैंक 4.5% ऊपर खुलेगा ही खुलेगा, अच्छी खबर आई हुई है। टाटा मोटर्स अच्छा खुलेगा, अल्ट्रा ऊपर खुलेगा और बाजार खुल भी चुका है। आज जिन शेयर्स के अंदर शुरुआती बढ़त है वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएंगे, लेकिन अब निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर आ चुका है और 162 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर है। थोड़ा कम है, आंखों के सामने से 500 पॉइंट 500 का दीदार हो जाए तो बहुत अच्छा है, और रोक दे मार्केट तो और अच्छा है। तो फिर क्या विन विन हो जाएगा। 80 पॉइंट की बढ़त करीब करीब अभी निफ्टी पर है, 180 पॉइंट की बढ़त बैंक निफ्टी पर है। इट्स अ गुड साइन। अगर यही चीज़ पहले रोक के गैप के साथ की होती, उसके बाद कवरिंग आती तो बहुत मज़ा आता। उसके बाद क्या होता है कि आपके शॉर्ट्स की ट्रैपिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। शॉर्ट्स की ट्रैपिंग होने में थोड़ी हिम्मत ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, और हम 4.75 तक आ चुके हैं। 25 पॉइंट उस लेवल से दूर है जिस लेवल को कम से कम आज हमको पाना ही पाना है और टिकाना ही टिकाना है। आई रिपीट, वो है 22,485 हो चुका है। 450 500 का लेवल है, वो 86 पॉइंट ऊपर है। करीब करीब 200 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है बैंक निफ्टी के अंदर। साइन ऑफ अ स्ट्रेंथ शो करता हुआ HDFC बैंक आज हरे निशान में है, रिलायंस आज हरे निशान में। दिखाते जाइए फटाफट से वो सारे बड़े बैंक, बड़े शेयर्स जो हम अमूमन देखते हैं, 6 के 6 शेयर्स। HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखेगा, साथ ही इन्फोसिस और TCS IT वाला खेमा भी दिखा दीजिएगा। उसके साथ में दिखाइएगा HUL और L&T, ये 6 शेयर हो जाएंगे। स्पीड से दिखाओ सारे के सारे शेयर। इन्फोसिस ऑलमोस्ट फ्लैट है, TCS ऑलमोस्ट फ्लैट है, HUL फ्लैट है, L&T 28 रुपये पर है। और एक इंडसइंड बैंक भी दिखाओ, आज अच्छा गैप खोला उसने 3 से 4% के आसपास का। RBI की खबर आई और उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, तो इंडसइंड बैंक ने भी ये चीज़ इंडिकेट करके बताई है। 22,500 के आसपास आके अब निफ्टी थोड़ा रोकने की कोशिश कर रहा है, और जो आज का हाई बना है वो 488 का है। आई रिपीट, 488 का अभी तक का हाई बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हाई ब्रेक होने के बाद हम 500 अपनी स्क्रीन पर अभी आंखों से देखेंगे। 200 सवा 200 पॉइंट की बढ़त है। इंडिया विक्स 4% ऊपर है, 1390 पे है, लेकिन इतनी तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है 14 की। 14 का विक्स नहीं होगा तो मार्केट लेवल्स भी ब्रेक नहीं करेगा, आपको रेंज में रख के छोड़ देगा। लेवल्स ब्रेक करने के लिए हायर द विक्स भी होना चाहिए, ताकि विक्स आपको उस वॉलेटिलिटी से, उस जोश से, उस ऊर्जा से उसको उस दरवाजे को तोड़े जिस दरवाजे से बार बार आप टकरा के नीचे आ जाते हैं। बट एनी हाउ, अब मैं आ जाता हूँ जरा और गेनर्स कौन कौन से हैं, बाजार की हेल्प करने वाले शेयर कौन से हैं वो भी बताता हूँ आपको मैं। आप बजाज फिनसर्व जरा दिखाना स्क्रीन पर, टाटा मोटर्स भी दिखाओ, हिंडाल्को भी दिखा दो। इन सभी के अंदर आज आपको शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही होगी। ब्रिटानिया आज हल्के से लाल निशान में है, BPCL भी हल्के से लाल निशान में है, ये भी दिखाइएगा। 1500 वर्सेस 600 शेयर अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे एडवांस डिक्लाइन की रेशियो के तौर पर। और इन सभी रेशियो में अच्छी चीज़ ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का पार्टिसिपेशन आज अच्छा है। एक बार जरा मिड कैप का इंडेक्स, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स भी स्क्रीन पे दिखा दो, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि परसेंटेज में कितना ऊपर है। GMR इंफ्रा, इंडसइंड बैंक अब करीब 5% हो चुका है। DB रियलिटी आज करीब 2.5% ऊपर। और ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो आज स्ट्रेंथ आपको दिखाते हुए दिख रहे हैं। आज LTI माइंट्री FSL नीचे है,
आज साफ समझ में आ रहा है कि आईटी के अंदर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसलिए आज आईटी के अंदर एक्सपेरिमेंट ना करना ज़्यादा पुल बैक वगैरह के ना, इस सेगमेंट को तो पूरा ही छोड़ देना आईटी को। तो अभी फिलहाल आईटी के अंदर दम नहीं है, थोड़ा हम बैंकिंग के अंदर जा सकते हो आप, मुथूट फाइनेंस, हुडको और बंधन बैंक, ये बैंकिंग और फाइनेंस की 3 और कंपनीज हैं जो आज जिनके पास बढ़त 3% के अराउंड है। इसके अलावा एक मेटल्स की कंपनी है एनएमडीसी, हिंडाल्को मैंने आपको पहले बताया था, वो दोनों के दोनों शेयर्स भी आज चल रहे हैं। अब आ जाते हैं जरा कुछ और शेयर्स पर आज जो कमज़ोर हैं, मैंने ऑलरेडी गोल्ड फिलिप्स भी एक बार ज़रा दिखाना, ये शेयर भी कमज़ोर है आज, इसमें भी आपको प्रेशर देखने को मिल रहा है। लोधा, प्रेस्टीज दोनों रियल एस्टेट के काउंटर्स आज वीक हैं, जबकि आपने वीकेंड्स पे कई रिपोर्ट्स देखी होंगी जो आई हैं बुकिंग रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, सब के सब रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि अभी भी बुलिश स्टांस जो है वो बना के रखे रियल एस्टेट के अंदर। शेयर्स के अंदर ऐसा नहीं है, ग्राउंड पे ऐसा है, ग्राउंड पे आपको कोई प्रोजेक्ट सस्ता नहीं दिखेगा। आप करीब 100 का आंकड़ा टच करने की कोशिश कर रहा है, नज़र ना लगे 22,500 के आसपास हम पहुंच रहे हैं, इसको क्लोज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 48,300 आपको दिखा बैंक निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी मेहनत करने के बाद यहाँ पहुंचा, नहीं तो इतना तो गैप चाहिए था, 250 से 300 पॉइंट तो गैप की रिक्वायरमेंट थी जो निफ्टी बैंक अभी आपको दिखा रहा है। बट एनी हाउ देखते हैं क्या होता है आगे चल के। अभी कुछ हीट मैप्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं ताकि आप इसका आइडिया ले पाएँ कि कौन कौन से शेयर नीचे हैं और कौन कौन से शेयर्स ऊपर हैं। ये टिपिकली बड़े शेयर्स का ही हीट मैप होता है, इससे बाजार की डायरेक्शन को समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है, इसलिए हम आपके सामने रखते हैं। तो ये हीट मैप अब आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, आप इसको चाहें तो नोटिस भी कर सकते हैं। 100 का आंकड़ा पार हो चुका है, 22,500 आंखों से दिख रहा है मेरे को स्क्रीन पर निफ्टी के अंदर। इट्स अ गुड साइन कि 22,500 आपको स्क्रीन पर दिखने लग गया। और थोड़ा तेज़ और थोड़ा मार्केट रिकवर करके लाए, स्पीड से रिकवर करे तो फिर और मज़ा आएगा। आज सोमवार का दिन भी है और 17 तारीख है, 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, 10 ही दिन पेंडिंग है। मज़ा आ जाएगा अगर बाज़ार बहुत अच्छे से रिकवर करता है आज। अब जो लेवल्स पा रहा है ना उसको टिकाए भी, पाना अलग बात है, टिकाना अलग बात है। पा तो लेता, टिका नहीं पाता, यही प्रॉब्लम मार्केट्स की कई दिनों से कई महीनों से चल रही है। देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ही चल रहा है। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने शेयर्स पूछेंगे। तो कमजोर शुरुआत के बाद बाजार ने तुरंत रिगेन किया 22,500 के स्तर को, और अच्छी चीज रही कि मतलब मौका थोड़ा ज्यादा मिल गया लोगों को। मतलब अगर गैप के साथ खोलते अगर 100 अंकों पर शायद उतना मौका नहीं मिलता। इंडसइंड बैंक थोड़ा सा और चलना चाहिए था, लेकिन अभी 3% के आसपास की तेजी है। आरबीआई की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं बैंक की हेल्थ को लेकर और बाजार उसको पसंद कर रहा है। 3% के आसपास की तेजी है, कम से कम गिरावट थम जाना ये एक ठीक ठाक संकेत थे इंडसइंड बैंक को लेकर। और मुथूट फाइनेंस की जो गोल्ड एयूएम वाली खबर थी उससे सपोर्ट मिल रहा है, करीब 4% की तेजी के साथ ये है वायदा का सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर। फटाफट आपके लिए ओपनिंग ट्रेड समझते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं और शुरुआत करेंगे शिवांगी आपसे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या स्पॉट किया ओपनिंग ट्रेड में? जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने चुना है एक फार्मा कंपनी सन फार्मा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंटम बरकरार है और पिछले वीक हमने लगभग पिछले 7-8 हफ्तों के नेगेशन को देखा है लोअर टॉप्स के, और फॉलो अप जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग आज नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी काफी कंसिडरेट रही है, वॉल्यूम्स के साथ प्राइस सर्ज हुआ है जो कि कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे 1770 के टारगेट्स के लिए और 1670 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, सन फार्मा को लेकर ये व्यू। सन फार्मा में आज हम देखेंगे कि 5वें सत्र में तेजी है और करीब 1550 रुपए के भाव से ये एक तरफा चाल दिखाते हुए 1700 रुपए के ऊपर ये निकल के कारोबार कर रहा है। तो फार्मा में दिग्गज के साथ जाइए, आपको ट्रेड मिल गया। 1770 का टारगेट होगा, 1670 का स्टॉप लॉस सीधा सीधा बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, बढ़िया। फार्मा में बेहतरीन ट्रेड शिवांगी की तरफ से। कुणाल जी आप बताइए, आपने बाजार में क्या खोजा है, क्या दिखा है आपको? एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है हिंड जिंक। बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 437 438। स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 425 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो 450 का पहला टारगेट, और जैसे ये ब्रेक होता है 465 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हिंदुस्तान जिंक खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 425 का असर, 450, 465,
दो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक 425 रुपए का स्टॉप लॉस, 450 रुपए पहला टारगेट होगा और 465 रुपए आप इसमें दूसरा टारगेट लगा के चलिए। फार्मा शेयर आज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। सन फार्मा देखिए अभी शिवांगी ने रेकमेंड किया आपको, सिप्ला में तेजी है, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज में हम तेजी देख रहे हैं। आज इंश्योरेंस वाले शेयरों में भी थोड़ी सी रौनक है। एसबीआई लाइफ में करीब 3% की तेजी पर कारोबार हो रहा है और एक और खेमा जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़े रिवाइवल के संकेत मिल रहे हैं और वो है कैपिटल गुड्स वाला खेमा। इन कंस्ट्रक्शन दिग्गज एलएनटी में आज हम देख रहे हैं कि तेजी ठीक ठाक है। एलएनटी कुणाल जी क्या और चल सकता है यहां से? वेल सर, एलएनटी की बात करो तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। आज के दिन में 3230 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और लोअर लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट के पास स्टॉक है 3150 3100 के अराउंड। अगर मैं ट्रेडिंग के लिहाज से बात करूँ तो प्रेजेंट लेवल से आप खरीदारी करके चल सकते हो। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आएगा 3190 का होगा और अगर आप मीडियम टर्म के लिए बात करोगे तो 3100 का अराउंड आप ऐसा मेंटेन करके चल सकते हो। टारगेट की बात करते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से तो पहला टारगेट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 3280 का होगा, उसके बाद आपको 3330 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और मीडियम टर्म की बात करो तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3330 पहला टारगेट होगा और अगर जिस दिन ये स्टॉक ब्रेक करेगा आपको वन वे डायरेक्शन में 3600 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। एलएनटी डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एलएनटी को लेकर जो टारगेट होंगे 3280 के और 3300 के, 3100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। निफ्टी 22,500 के ऊपर टिका हुआ है और एक अच्छी चीज बाजार में आज ये है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो भी आज बेहतर हमें दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे करीब करीब 1500 शेयर तेजी वाले हैं और 800 शेयर ही गिरावट वाले हैं। हालांकि इंडिया विक्स आप देखेंगे थोड़ा सा उछाल 3.5% के आसपास का है, 14.25 के आसपास का इंडिया विक्स है। निफ्टी बैंक आधा % ऊपर है, मतलब बराबर की तेजी है प्रतिशत के लिहाज से। शिवांगी, हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी आई थी बजाज फाइनेंस में। आज शुरुआत ठीक की है बजाज फाइनेंस ने और बजाज फाइनेंस के साथ जो पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये शुरुआत अच्छी हुई है। इन दोनों में से आपके हिसाब से कहीं ट्रेड बन रहा है? जी बिल्कुल अभिषेक, बजाज फाइनेंस जो है वो काफी स्ट्रांग है। हम देख रहे हैं लगातार पिछले 5-6 हफ्तों से ये हायर जोन्स की तरफ टिका हुआ है और अच्छी बात ये है कि ग्रेजुअल बेसिस पे हम देख रहे हैं कि सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रही है, उसके बावजूद ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो बैंक निफ्टी को भी होल्ड करते हुए नजर आया है, पूरे बैंकिंग क्षेत्र को भी। तो एनबीएफसी में काफी स्ट्रांग है ये और मेरी नजर यहाँ पे 8900 तक के लिए है बजाज फाइनेंस, 8400 की एक सपोर्ट के साथ। ठीक है, बजाज फाइनेंस पर ये व्यू देखिए 3 महीने में करीब 20% के आसपास की तेजी बजाज फाइनेंस के शेयर ने दिखाई है। रिकॉर्ड हाइस पर भी ये शेयर गया था, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है लेकिन फिर से चलने की कोशिश है। 8900 के टारगेट फिर से इसमें आते हुए देख सकते हैं। 8400 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। कुणाल जी, M6 जरा चेक कीजिए। M6 में हम देख रहे हैं कि 4500 रुपए तक ये शेयर गिर के आया और उसके बाद फिर से स्ट्रेंथ बिल्ड होती हुई दिख रही है। M6 कितना चलेगा? कोई ट्रेड हो तो बताइएगा इसमें। वेल बहुत बढ़िया सी मोमेंटम M6 में फिलहाल देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है आने वाले दिनों में और भी बढ़िया सी मोमेंटम ये स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। अभिषेक जी, इवन 11 मार्च को भी हमने M6 सजेस्ट किया था 4800 4960 के टारगेट के लिए। 4955 अभी ट्रेड कर रहा है, तो दोनों टारगेट अचीव है। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं नया ट्रेड तो सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है नए ट्रेड के लिए, लेकिन अगर अभी भी स्टॉक में पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में 5280 तक के लेवल दिखा सकता है। हाल एट प्रेजेंट कोई ट्रेड नहीं, लेकिन आगे 5200 के ऊपर तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। पोजीशंस हैं तो उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाए। और जहां हम M6 की ही बात कर रहे हैं कुणाल, क्विकली एक्सचेंज एंसलरी के अन्य प्लेयर्स पर भी एक नजर होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त CDSL के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखें, साथ ही कैम्स, इनफैक्ट कैम्स पर नजर होनी चाहिए। शार्प अपमूव कैम्स पर नजर आ रहा है और BSE लिमिटेड, इन दोनों स्टॉक्स पर भी आप एक राय दीजिएगा। ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती के साथ एट डे हाई कैम्स का स्टॉक। वेल डेफिनेटली ऐसे लेवल पे है, ब्रेकआउट कहीं ना कहीं स्टॉक में हमें देखने को मिला है। 3400 के लेवल पे फिलहाल स्टॉक 3490 के अराउंड है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे
जो एसएल अभी आ रहा है वो 3,390 का है एंड फिलहाल स्टॉक 3,490 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे आप यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट आपको इसका रिसेंट का जो है 3565 का देखने को मिलेगा। 3565 जैसे ब्रेक होगा आपको 3700 का दूसरा टारगेट भी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो कैंप्स खरीदारी करके चलने की सलाह है। सीडीएसएल में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। यहाँ से फर्दर गिरावट हमें सीडीएसएल में देखने को मिल सकती है। और बीएससी में ट्रेडिंग के लिहाज से ऐसा कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं तो प्रेजेंट लेवल पे मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे पोजीशन बना के चला जा सकता है। चलिए पूरे के पूरे एक्सचेंज आंसरी के प्लेयर्स स्क्रिप्ट्स पर एक टेक्निकल नजरिया। बीएसई लिमिटेड, कैंप्स, सीडीएसएल जैसे काउंटर्स और एमसीएक्स जहां पर मजबूती बिल्कुल बरकरार है। इस बीच बाजार में शुरुआत अच्छी हुई। अच्छी शुरुआत के बाद 22,500 के ऊपर भी मजबूती का ट्रेंड और अब मजबूती जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई, चाहे फिर वो बेंचमार्क निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स हो या फिर ब्रॉडर मार्केट्स हो। निफ्टी पर एक नजर होनी चाहिए 22,550 के नजदीक इस वक्त अच्छी खासी मजबूती का रुझान, करीब 285 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में भी पाएंगे आप। वहीं निफ्टी में टोटल 50 शेयरों में से ऑलमोस्ट 42-43 शेयरों में मजबूती का रुझान है। सेंसेक्स करीब 350 अंकों की मजबूती दिखाते हुए, और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर सेक्टर्स जो है मजबूती दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट और आईटी सेक्टर, दोनों सेक्टर्स को अगर साइड में रखें, जिसके अलावा फार्मा, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, मेटल, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन का खेमा, सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन। तो कह सकते हैं कि हफ्ते की पॉजिटिव शुरुआत, उम्मीद यही करेंगे कि ये पॉजिटिव शुरुआत जो है बिल्कुल बरकरार रहे। पूरा का पूरा हफ्ता जो है बाजार इसी तरह से सपोर्ट लेवल्स को डेवलप करता जाए। लेकिन इस बीच कुछ और सेक्टर्स जो कि साइडलाइंस पर थे। गौरांग सर, सीमेंट सेक्टर पर एक टेक आपका जानना चाहूंगी, क्योंकि कुछ ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आई हैं जिसके चलते ये सेक्टर जो है इस वक्त अपफ्रंट पे नजर आ रहा है। पोस्ट शार्प करेक्शन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का ये मानना है कि वैल्यूएशंस जो है अब फेवरेबल नजर आ रहे हैं, कुछ हद तक डाउनसाइड प्रोटेक्टेड इस वक्त देखने को मिल रही है। खास तौर से सेक्टर स्पेसिफिक लार्जर प्लेयर्स की अगर बात करें, ऑफ कोर्स नई पोजीशंस के लिए हो सकता है कि कॉशियस नजरिया हो, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनकी है, आपको क्या लगता है सीमेंट सेक्टर पर फिर से एक बार गौर करना चाहिए या सिर्फ इसे वॉच लिस्ट में फिलहाल रखना है? वॉच लिस्ट में तो नहीं रखना है मानसी, क्योंकि अगर आप वॉच लिस्ट में रखेंगे तो वो वहीं पर रहेगा, फिर वो निवेश करके आपके पोर्टफोलियो में नहीं आएगा। और हमने तो लगातार सीमेंट क्षेत्र के ऊपर निवेश की राय दी है और हम ये भी मानते हैं, ये हमारी सोच और समझ है, कितना सही गलत पता नहीं, लेकिन ये जो आजकल पिछले कुछ हफ्तों से या महीनों से राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से जो ट्रंप ट्रेड टैरिफ टैंट्रम्स चल रहे हैं, जिसे मैं 4 Ts कहता हूं मानसी, वो इस क्षेत्र के ऊपर उसकी फटकार नहीं पड़ेगी अभी तक, जो भी परिस्थितियां और जो भी समीकरण हमारे सामने और जो भी विचारधारा हमारी है। दूसरी तरफ स्थानीय मार्केट में सीमेंट की खपत बढ़ रही है। पिछले साल हमें सीमेंट की बोरियों के दाम में वृद्धि देखी थी। हमारा अनुमान ये कहता है कि शायद इस साल भी आपको एक वृद्धि और सीमेंट की बोरियों के दाम में आती हुई नजर आएगी। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो केंद्र में जो सरकार है वो अनिवार्य तरीके से नीतियों को अमल में लाते हुए निर्माण कार्य कर रही है। पुराने ढांचे को गिरा करके नया आधुनिक ढांचा बन रहा है। नए एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड रेलवे कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, ग्रामीण भागों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आप देखें, राज्य स्तर पर भी अगर आप देखें तो राज्य सरकार कामकाज कर रही है। रियल एस्टेट सेक्टर जो कि सबसे बड़ा खपत करता है सीमेंट का, जितना भी सीमेंट हमारे देश में उत्पादन होता है, वो क्षेत्र भी अच्छा कर रहा है। तो पूरा समीकरण ये कहता है कि ये क्षेत्र अच्छा करेगा। तीनों ही श्रेणी में, यानी कि छोटी, मझौली और दिग्गजों में सीमेंट क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वहां पर हमारी खरीदारी की राय निरंतर रही है और आज के तारीख में भी है। करेक्शन है लंबी अवधि के लिए, सीमेंट क्षेत्र जो है अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड दिखा सकता है और इसी के चलते अगर पोजीशंस है उसे इंटैक्ट रखें। नई पोजीशंस के लिए भी आप ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रिपोर्ट इन स्टॉक्स पर एक एक कर आना शुरू हो चुकी है। एसआरएफ के चार्ट्स पर शिवांगी एक राय आपसे जानना चाहेंगे। शार्प अपमूव आज के सत्र में भी देखने को मिल रहा है, काफी अच्छी मजबूती है। 3000 के लेवल्स करीब 2% की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। पिछले 1 महीने के चार्ट्स देखेंगे तब भी मजबूती पाएंगे, पिछले 6 महीने में भी
स्टॉक ऑलमोस्ट 25% चल गया है और ये वही टाइम जोन है जब बाजार में काफ़ी वॉलेटिलिटी नजर आई। SRF लगातार मजबूती का ट्रेंड, इस पर आपकी राय क्या होगी? शिवांगी, ये सवाल आपके लिए है। ऑलराइट, आई थिंक शिवांगी शायद हमें सुन नहीं पा रही हैं। कुणाल, SRF पर आपका टेक जानना चाहेंगे फिर। वेल, SRF की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकती है। आप देखिए स्टॉक फिलहाल 3000 के अराउंड है, रिसेंट का जो टॉप है 2980 उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड इतना नहीं, स्टॉक में जिस हिसाब से रैली है, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक में बहुत बढ़िया रैली आपको ऊपरी लेवल पे देखने को मिल सकती है, जहाँ पे 3300 से लेके 3500 तक की भी टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल से। एसएल की बात करें तो लोअर लेवल पे फिलहाल जो एसएल आएगा वो एसएल आएगा 2900 का। टारगेट की बात करें तो ट्रेडिंग के लिहाज से जो टारगेट आएगा वो 3080 का होगा। और अगर मैं मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो 3300 से लेकर 3400 तक के टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। SRF पर और मजबूती यहाँ से और ज़्यादा बरकरार रहने की पूरी संभावना मिल रही है। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें बाजार में मजबूती, और इस मजबूती में बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं, ऑटोमोबाइल स्पेसेस हैं जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। इसी लिस्ट में ICICI बैंक सबसे आगे हैं। इसी के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, L&T, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स है जहां पर मजबूती का रुझान आप देख रहे हैं। इस बीच इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, BPCL, HUL, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स हैं जहां से हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज से यानी कि 17 मार्च से, आज सोमवार से ही क्लोजिंग ट्रेड्स, क्लोजिंग कॉल का हमारा जो शो है वो 1:57 पर, यानी कि आपके साथ आधा घंटा और बिताएंगे हम, और लगभग 1:57 को क्लोजिंग ट्रेड्स शुरू हो जाएंगे आपके लिए। और आपके साथ बाजार में क्लोजिंग की चाल किस तरह है, क्लोजिंग शो में ज़्यादा समय लेकर हम आपके साथ क्लोजिंग कॉल में जुड़ेंगे। तो आपको अब हमारे साथ जुड़ना है क्लोजिंग कॉल्स के लिए 1:57 पर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्लेयर्स जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। फार्मा स्पेस है, प्रशांत सावंत से जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग प्रशांत, इस वक्त सबसे आगे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर फार्मा सेक्टर है। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक का ऑफकोर्स डिफेंसिव स्पेस माना जाता है, लेकिन इस वक्त बाजार की मजबूती में भी अपना योगदान दे रहा है। कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो लार्जर फार्मा प्लेयर्स या फिर हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक स्पेस में आपको पसंद आ रही हो? जी मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड यहाँ पे एक्चुअली जो मैंने स्टॉक ओपनिंग के बेसिस पे चुना था वो इसी क्षेत्र से है, लुपिन होगा। लुपिन को अगर हम देखें तो यहाँ पे 200 दिनों के एवरेज के ऊपर प्राइस जाने के बाद एक डिप आया वहीं पे, और अभी यहाँ से स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 220 mA एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस आया है। तो डेफिनेटली मैं इसको फॉलो करना चाहूंगा। अभी हम ऑलमोस्ट 2000 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, और आज का लो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1960 है। पोजिशनल अप्रोच रखना होगा। इसी स्टॉप लॉस को, इसी लो को एक स्टॉप लॉस रखते हुए आप यहाँ से पहले 2085 से लेके 2125 2125 इन टारगेट्स के लिए एक पोजिशनल अप्रोच रख सकते हो। आज मार्केट्स के अंदर एक चीज़ अच्छी हुई है कि आज मार्केट्स ने भले गैप वाली अपॉर्चुनिटी छोड़ दी हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके चला। मनीष संथोलिया होंगे हमारे साथ थोड़ी देर में। तो गैप वाली अपॉर्चुनिटी, ये बात भी ठीक है कि ठीक है आपको मौके ज़्यादा मिले होंगे कि आपने आज गैप ज़्यादा नहीं मिला तो आपको मौके मिले होंगे लेकिन 22,500 जब तक नहीं आता ये मौका धोखे में कन्वर्ट हो सकता था। लेकिन 22,500 के आने के बाद देखो अब मार्केट ना थोड़ा वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे वो गैप के बाद भी करता बिहेव। मान लो अगर गैप हो जाता तो एक चीज़ अच्छी ये है कि चलो गैप नहीं हुआ तो बिना गैप के मार्केट ड्रैग करके ले आया ऊपर और आपको अपॉर्चुनिटी के साथ लेके आया। मेरे को मालूम नहीं कितने लोग इसमें प्लस कर पाते होंगे कि भैया जब गैप ही नहीं मिला तो उनका जो मन होता है ना वो मन से ज़्यादा चल जाता है कनेक्शन, फिर वो हाथ की उंगलियां नहीं चलती हैं। बट एनी हाउ आज अब मार्केट को करना क्या है, बस इतना ही याद रखिए। आज दिन भर में आप इन दोनों चीज़ों को गौर देते रहिएगा। पहला, ये जो 22,500 हम ले आए इसको बस मेंटेन रखवाओ। अगर ये मेंटेन नहीं होता तो बार बार क्रैक विजिबल होंगे और हम 22,300 को टेस्ट करने के लिए जाएंगे। दो बार ऐसे कर चुके हैं।
दूसरा बैंक निफ्टी में 48,300 आया, हालांकि 300 की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, बट क्योंकि 48,000 बार बार हिट करके आप ऊपर आ रहे हो तो 48,300 की अब वैल्यू हो गई है। तो 48,300 इसका भी साथ ना छूटे। भले आप ऊपर पॉइंट्स जोड़ो या ना जोड़ो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब ये मैटर करता है जो पा लिया उसी को टिकाओ, क्योंकि जो पा लेंगे से टिक गया ना ये, तो फिर आपकी मार्केट में चर्निंग भी दिखेगी, आपको सब कुछ फील होगा, आपको अच्छा भी लगेगा। ऑल्दो सेशन डल हो सकता है लेकिन ख़राब सेशन नहीं होगा। आपको सेशन डल चाहिए कि सेशन ख़राब चाहिए? आप में से 90% लोग बोलेंगे सेशन अच्छा चाहिए। डल हो कोई वांदा नहीं, बट सेशन अच्छा चाहिए। तो इस सेशन अच्छा मार्केट ने किया हुआ है, इसको बस टिकाना है, बस और कुछ नहीं। डल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस आपको अब चर्निंग का एक पार्ट बनना है। मैं आपको एक और बड़ा शेयर नोटिस करवा देता हूँ, मेरे को अभी भी उस पर थोड़ा सा डाउट है। उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आप देखो करीब 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी खड़ा है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास जो बढ़त है ना वो पैसों में है, रुपए में भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो मेरे लिए थोड़ा बार बार वाकई कंसर्न दिखा रहा है कि लीडरशिप एब्सेंट क्यों होती है जिस दिन डिसाइडिंग डे होता है। आज का दिन, सोमवार का दिन डिसाइडिंग डे है। एक और चीज़, इस हफ्ते ग्लोबल खबर, हालांकि मैं ज़्यादा कवर नहीं करता, मेरे सहयोगी अभिषेक ज़्यादा इसको कवर करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस हफ्ते आप रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम की खबर शायद आती हुई सुनेंगे, ऐसा कयास लगा सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल फ्रंट पे हो रहा है वो काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये जो 22,500 है और 48,300 है, ये थोड़ा और शॉर्ट कवरिंग के बटन को दबाएंगे और आप देखते ही देखते कोई 23,000 तक के लेवल तक या 22,800 तक पहुंच जाए, इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। नरेश मेरे को स्क्रीन पर दिखने लग गया। नरेश भाई नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। एक बार ज़रा आप देखेंगे आज आप को जो आज मार्केट ने गेन किया है, इसमें स्ट्रेंथ दिखती है सर? ये 22,500 को आज रफली रोक सकेगा निफ्टी? ये ताकत दिखती है आपको? रिकवरी है और डाउनटेक का ओपन में अपटेक भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो बड़ा गैप अप भी नहीं है। तो यहाँ से 22,700-800 का टेस्ट होना चाहिए अगले कुछ दिनों में, और 22,300 का स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसको भी अब 22,380 कर सकते हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक भी ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ा अपटेक है, तो देखना यह है कि इस पे और फॉलो ऑन आता है कि नहीं। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आएगा फॉलो ऑन। आएगा, बस यही मेरे को सुनना था कि फॉलोअप और आएगा कि नहीं आएगा। आप कह रहे हैं आएगा, मैं भी यही उम्मीद करके चल रहा हूँ कि फॉलोअप आएगा। जब फॉलोअप आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले एक ऑप्शंस का चैंपियन ज़रूर आ गया है। लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन। देवांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंजल वन से। देवांग भाई नमस्ते, जरा बताइए आपने कौन सा ऑप्शन ढूंढा है सर? वेरी गुड मॉर्निंग। ऑप्शन की बात करते हैं, इंडिगो का 4,700 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखिए एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इंडिगो का 4,700 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह। रेंज है 112 से 115 में, स्टॉप लॉस रखना है 84, टारगेट है 180। ये स्ट्रेटेजी में मैक्स प्रॉफिट अराउंड 9,750 का एंड मैक्स लॉस अराउंड 4,650 का। ठीक है, पर लॉट की कैलकुलेशन है, इसी मंथ की एक कॉल है, इसमें कोई वीकली होती नहीं है। 4700 की स्ट्राइक है। इंडिगो शेयर ठीक है, इंडर ग्लोब एविएशन के नाम से आपको मिलेगा। इंडिगो शेयर ठीक है, सामने फेस्टिवल सीज़न है और अब आप ट्रैफिक का सेशन तो देख ही पा रहे थे। अभी होली के आसपास बताया गया कि काफ़ी भीड़ थी गाड़ियों में और एयरपोर्ट्स पर भी। अब आने वाले दिनों में कुछ जब और भी चीज़ें होंगी तो उसका फ़ायदा तो मिलेगा। नॉर्थ में तो कम से कम मार्च में एग्ज़ाम्स हो जाते हैं और बच्चों का फिर सेशन शुरू होता है 1-1.5 महीने के बाद, तो इस बीच जो छुट्टियां होती हैं वो काफ़ी काम आती हैं। 9,750 का एक प्रॉफिट का एक लॉट का प्रॉफिट है और 4,650 का लॉट साइज़ है। फ़ोटो खींच लीजिए, लिख लीजिए, एक बढ़िया ट्रेड आपको और दिया है देवांग भाई ने। मैं वापस लौटता हूँ मार्केट पे और इस समय 158 पॉइंट की बढ़त है। नरेश से और एक बार प्रशांत जी से फटाफट से 2-3 क्वेश्चंस ले लेता हूँ। नरेश भाई एक बार ज़रा आप चेक करेंगे आज के कुछ लॉन्ग पोजीशंस वाले शेयर्स जहाँ पर आज लॉन्ग बन रहे हैं एग्जैक्टली। एक मिनट जस्ट मैं आपको पूछ रहा हूँ। यस, MGL देखना सर, आज बिना वॉल्यूम के 2.5% ऊपर है, ये गिर तो नहीं जाएगा? ज़्यादा वॉल्यूम का बैकअप नहीं है सर इसके पास। सो टेक्निकली लास्ट काफी टाइम से एक ये कंसोलिडेशन में अगर हम देखें लास्ट 3-4 महीने से,
और 1340 जो लेवल है, 1340 1350 एक रेजिस्टेंस है लास्ट 3 महीने का। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये ब्रेकआउट मूव हो सकता है। वॉल्यूम्स अभी ज्यादा नहीं है, बट अगर 1350 क्रॉस होगा तो और सस्टेन करेगा तो वॉल्यूम्स भी आ सकता है, तो पॉजिटिव रहेगा स्टॉक। ठीक है, मेरे को सर एक SRF भी, प्रशांत सावंत, ये आप चेक करना, मेरे को SRF का शेयर भी ठीक लग रहा है, आज वॉल्यूम वगैरह भी है, थोड़ा गेन पाया, बट लेकिन आप जैसे RSI डाइवर्जेंस डालेंगे, टेक्निकली एक लेवल्स है आप देख लेंगे, तो यहाँ पे आकर ना थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है। मैं अभी जो मेरे एक्सपर्ट्स ने या मेरे एंकर्स ने पूछा होगा, एक शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से पूछा होगा, मैं एक बार आपको अपना चार्ट दिखाता हूँ और उसके पीछे मैं एक और वजह भी बताता हूँ मैं क्यों SRF को वापस लेना चाहूँगा, क्योंकि SRF का जो मूव आएगा ना इस बार बॉस, वो बहुत बड़ा आएगा और अच्छा भी आएगा। एक बार ज़रा दिखाइएगा, हाँ, SRF जो मैं अपनी स्क्रीन से आपको दिखाना चाहूँगा, यस, मेरी वाली स्क्रीन दिखाई, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और साफ आपको दिखेगा, अच्छे से दिखेगा। ये देखिए एक बड़ा मूव के लिए तैयार हो रहा है और मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, ये देखिए, और यहाँ से भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर। प्रशांत सावंत, क्या एक बड़े मूव के लिए तैयार हो जाएं? कम से कम 1000 पे मिल सकते हैं यहाँ से। तो डिम्पी जी, यहाँ पे जैसे आपने कहा एक डाइवर्जेंस है, हम अगर करंट टॉप और प्रीवियस टॉप्स को देखें तो वहां पे डाइवर्जेंस है, तो थोड़ा सा फटीग नजर आएगा, बट इसको यूज करना चाहिए लॉन्ग जाने के लिए, तो एक डिप के लिए वेट करना चाहिए। अभी थोड़ा स्ट्रेस्ड है, हम ऑलमोस्ट 3000 के जोन के आसपास है, मुझे लग रहा है ये अगर 2920 2930 के आसपास मिले, करीबन 2.5-3% नीचे, तो एक बहुत अच्छा लेवल हो जाएगा, वहां पे हम पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 2850 पोजिशनली, और वहां से आप 3100 3200 तक के लेवल्स कंफर्टेबली देख सकते हो। तो यहाँ पे डिप के लिए वेट करना एक लॉजिकल अप्रोच होगा। ठीक है, डिप के थोड़ा सा वेट करें, लेकिन शेयर खराब नहीं है, ये बात तो कम से कम प्रशांत सावंत शायद दूसरी तीसरी बार आपको बता रहे होंगे। अब मैं आपके सामने एक और शेयर रखता हूँ, वो है पीरामल एंटरप्राइजेस। आपको याद है ना, ये 1000 रुपये के ऊपर स्ट्रांग हो जाता था, 1000 के नीचे वीक, अभी 890 के आसपास चल रहा है। क्या 1000 की तरफ कूच करेगा शॉर्ट कवरिंग की बदौलत? एक बार जरा कुणाल पर से पता करते हैं। कुणाल भाई, एक बार जरा चेक करना, पीरामल एंटरप्राइजेस PEL 1000 तक का ही मूवमेंट चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो फिर हमको अपना व्यू पॉइंट ही बदलना पड़ेगा इस पे। 1000 तक का पुल बैक कितना साइंटिफिकली आपको लगता आ जाएगा? 1000 तक के पुल बैक की बात कर, थोड़ा सा डाइसी है। स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से ऊपर में 915 और लो लेवल पे 880 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये ऊपरी लेवल पे 915 भी अगर ब्रेक होता है तो ज्यादा से ज्यादा 907 तक जाने की चांसेस रखता है। 1000 तक जाने के चांसेस फिलहाल बहुत कम है। पिरामल को लेकर ये व्यू, निफ्टी अपने जो गेंस है उसको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहा है। अब जो तेजी है 162 अंकों की है, और अच्छी चीज़ है कि ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी थोड़ी और बेहतर हो रही है। 750 शेयर कमजोर है, लेकिन करीब करीब 1700 शेयर इस वक्त तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, और निफ्टी बैंक की जो तेजी होगी वो होगी करीब करीब 325 अंकों के आसपास की। 1% गिरने वाला एक मात्र शेयर है, वो है नेस्ले। निफ्टी में 1% से थोड़ी सी ज्यादा की गिरावट है, और इसके अलावा IT शेयर में थोड़ी थोड़ी कमजोरी है। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो, HCL टेक, TCS, ये तमाम शेयर अगर इनमें तेजी होती है तो आप निफ्टी को हो सकता है कि ये डबल सेंचुरी मार्कर कारोबार होते हुए देख रहे होते। इंडसइंड बैंक लीड कर रहा है 4% की तेजी, और उसके पीछे पीछे डॉक्टर रेड्डीज, जो अच्छी खबर आई थी, 3.5% की तेजी डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में हो रही है। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इंश्योरेंस वाले शेयर हैं, SBI लाइफ या फिर HDFC लाइफ, दोनों में तेजी हो रही है, कोई शेयर आपको जो ट्रेड के लिहाज से अच्छा दिख रहा हो, क्या चुनेंगे आप? तो HDFC लाइफ को अगर हम देखें, एक बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक निर्णायक ब्रेकआउट के लिए वेट करूंगा। अभी हम ऑलमोस्ट 630 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और 650 के ऊपर ये ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है, तो मुझे लग रहा है कि एक लॉजिकल अप्रोच ये होगा कि 650 के ऊपर क्लोज मिले तब आप इसमें लॉन्ग जाइए। स्टॉप लॉस करंट प्राइस 630 के नीचे रखना होगा, और वहां से मुझे लग रहा है कि आपको कम से कम जो डेप्थ है वो रेप्लिकेट होके 680 690 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। सो बाय ऑन क्लोज अबाउट 650। 650 रुपए के ऊपर की जब क्लोजिंग मिले तो आपको इसमें लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। HDFC लाइफ में 1.25% के आसपास की तेजी अब फिलहाल हम देख रहे हैं। एक और शेयर जरा आप नजर डालिए उस पर कुणाल जी, और वो है M&M का। पिछले 3 सत्र में हमने देखा कि 2650 रुपए के आसपास की क्लोजिंग देखी हमने। आज शुरुआत अच्छी की है M&M के शेयर में, क्या ये तेजी टिक पाएगी? अगर हाँ तो ये बताइए कि क्या इस
गैप के बाद भी ट्रेड लेना है तेजी का? कुणाल जी, ठीक है, कुणाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपसे ये प्रशांत व्यू चाहिए इस पर, बताइए क्या करें M&M के शेयर में? तो मुझे लग रहा है कि M&M अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी जो करंट प्राइस है ऑलमोस्ट 2710 2720, बट हम अहम चीज ये है कि 200 दिनों के एवरेज के नीचे काम कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। 200 दिनों के एवरेज बिल्कुल 2760 2760 पे प्लेस्ड है, जो करंट प्राइस से 1.5-2% दूर है। सो इसके ऊपर क्लोज मिलने के बाद आप लॉन्ग ले सकते हो। एग्जिस्टिंग जिनके पास लॉन्ग है वो जो स्विंग और पोजिशनल पोर्टफोलियो बेस्ड, तो वो जो स्विंग लो बना हुआ है 2550, इसी को एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और जैसा मैंने कहा फ्रेश पोजीशन 2750 क्लोज के ऊपर आप ले सकते हो। ठीक है, 2750 M&M के लिए ये लेवल आप ध्यान में रखिए। आईटी में जो कमजोरी है ना, तो आज कमजोरी को जो लीड कर रहा है जो शेयर वो है LTI माइंट्री का, और हम इसमें लगातार प्रेशर बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। देखिए साइज के लिहाज से काफी बड़ी कंपनी है, मुझे लगता है कि 5वें या 6ठे नंबर पर LTI माइंट्री का शेयर होना चाहिए मार्केट कैप के लिहाज से, लेकिन प्रॉब्लम लगातार इसमें गहरा रही है। नरेश जी, आप जरा चेक करके बताइए LTI माइंट्री की ये कमजोरी थमेगी या नहीं थमेगी, हो क्या रहा है शेयर में? हालांकि एक अपडेट भी आया कंपनी की तरफ से कि नचिकेत देशपांडे को AI सर्विसेज का प्रेसिडेंट कंपनी ने नियुक्त किया है, लेकिन कोई खबरें सपोर्ट कर नहीं रही हैं इसको। सो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है और एक भी दिन अच्छे से रिकवर नहीं कर पाया, बट अब काफी नजदीक आ रहा है। जो मल्टी मंथ सपोर्ट 2022 का 23 का अगर लो देखे तो 4100 के पास था, तो वहां से एक बाउंस बैक आना चाहिए और वहां पे एक पॉज आना चाहिए। तो करंट लेवल्स पे शॉर्ट नहीं होगा, 4100 पे देखना है कि अगर वहां से रिकवरी आती है तो एक बाउंस बैक ट्रेड बन सकता है। ठीक है, बाउंस बैक ट्रेड बन सकता है LTI माइंट्री के शेयर में। इस बीच मारुति को लेकर अपडेट आया है, 2% ऊपर वैसे शेयर का भाव है। अप्रैल से गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है मारुति सुजुकी। क्या रीजन है? क्या रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं? क्या उसके चलते कंपनी कर रही है? ये थोड़ी देर में हो सकता है अपडेट भी आ जाएगा, कौन से वेरिएंट पर कितनी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, इसके बारे में भी ये जानकारी आ जाएगी। अमूमन 2% के आसपास का प्राइस इंक्रीज होता है मारुति की तरफ से, और पिछले क्रम 2023 से लेकर अब तक अगर देखें तो 4-5 बार प्राइस इंक्रीज मारुति की तरफ से हो चुका है ऑलरेडी। 11,736 रुपए का भाव है। अब देखते हैं कि अच्छा 4% तो बढ़िया इंक्रीज है तो प्राइस में मारुति की, मतलब क्या डिमांड इतनी मजबूत है कि प्राइस इंक्रीज को एब्जॉर्ब कर लेंगे ये? देखते हैं क्या होता है। अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से डिटेल आ जाएंगे आगे। हम कोशिश करेंगे कि मॉडल स्पेसिफिक प्राइसेस में कितने बढ़ोतरी हो रही है उसकी भी डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक व्यू प्रशांत जी, मारुति सुजुकी शुरुआत ठीक ठाक ही 2% की अच्छी तेजी शेयर में है, और तेजी होगी। नरेश जी आप ही व्यू दे दीजिए मारुति सुजुकी पर, शायद आवाज नहीं जा रही प्रशांत जी के पास। सो मारुति में एक जो लास्ट ब्रेकआउट पॉइंट था 11,300-400 का, जहां पे एक बड़ा मूव आया था, वो एक सपोर्ट जोन है। यहां से एक बाउंस बैक हो सकता है। 11,300 का स्टॉप लॉस होगा, अपसाइड होगा 11,800 से और अगला 12,300 तक का, तो यहां से बाउंस आना चाहिए, बाय ऑन डिप्स रहेगा। ठीक है नरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे कुछ और शेयरों पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज एक और चीज फोकस में रहेगी कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर कुछ करार होने वाला है। उस पर बातचीत चल रही है। भारत के दौरे पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी हैं। ज्यादा जानकारी लेकर हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि ग्लोबल इवेंट्स को अच्छे से ट्रैक करती हैं। सुमिता, अब एक बहुत ही क्रूशियल अग्रीमेंट हम कहेंगे, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो अपनी इंडिया विजिट पे है, और वो वाइड रेंजिंग टॉक्स करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ आज। इससे पहले वो कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से मिले थे, और वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उनके दौरे की है वो ये है कि इंडिया और न्यूजीलैंड ने अपना रिज्यूम कर दिया है FTA टॉक्स को, और ये तब हो रहा है जब ग्लोबल ट्रेड में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ थ्रेट बना हुआ है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि ये जो FTA नेगोशिएशंस हैं ये इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में एक गैप के बाद हो रही है, 10 साल के गैप के बाद हो रही है। ये जो FTA टॉक्स थी ये रुक गई थी 2015
2015 में। बाकी पार्टनरशिप की अगर बात करें तो ये जो रिजम्पशन ऑफ डायलॉग है FTA टॉक्स का, ये कल कॉमर्स मिनिस्टर ने अनाउंस किया जब वो अपने न्यूजीलैंड काउंटर पार्ट से मिल रहे थे। और बाकी इंडिया और न्यूजीलैंड ने सी का एक पैक्ट था जो साइन किया था म्यूचुअल पार्टनरशिप के लिए 2010 में। अब देखने वाली चीज ये है कि ये जो दोनों साइड्स है, जो FTA पे बात करी है, इसमें GTRI जो एक ट्रेड बॉडी है, उन्होंने बोला है कि चैलेंज आ सकता है टैरिफ के फ्रंट पे या ड्यूटीज के फ्रंट पे, क्योंकि इंडिया जो है वो ज्यादा चार्ज करता है और न्यूजीलैंड कम चार्ज करता है। तो टैरिफ स्ट्रक्चर को कैसे दोनों साइड्स स्ट्रक्चर करेंगे वो एक इम्पोर्टेंट चीज होगी देखने वाली। न्यूजीलैंड काफी टाइम से इंडिया के लिए एक्सेस भी मांग रहा है जो डेयरी इंडस्ट्री है, बट इंडिया का मानना है कि उससे डेयरी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा ये कैसे दोनों साइड्स अपनी टॉक को बढ़ाते हैं। बट FTA का और जो दोनों साइड्स उनका कोलैबोरेशन कुछ रीजंस की वजह से महत्वपूर्ण है। नंबर 1, सिक्योरिटी, जो ग्लोबल चैलेंजेस हो रहे हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस में, उसके लिए सिक्योरिटी को इंश्योर करना, इम्प्रूव मार्केट एक्सेस, इनहैंस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को मैनेज करना, ये एक चीज जो होगी वो इम्पोर्टेंट होगी। एब्सोल्युटली, काफ़ी इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल अपडेट देते हुए सुमिता, शुक्रिया ये सारी की सारी जानकारी के लिए। तो भारत के दौरे पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं और ख़ास तौर से FTA टॉक्स जो कि वापस रिज्यूम हो चुके हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच, इन वार्ताओं पर बातचीत पर फोकस रहेगा। और भारत न्यूजीलैंड बातचीत पर खास तौर से कई सारे क्षेत्र हैं जिस पर एक इम्पैक्ट और फोकस इन तमाम वार्ता के बीच रहेगा, जो कि वक्त वक्त पर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन चलिए बाजार पर एक नज़र फिर से होनी चाहिए, और जहां गेनिंग मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखने को मिल रहा है, इसमें कुछ तमाम प्लेयर्स हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन लगातार मार्केट में, चाहे वॉलेटिलिटी हो या मजबूती हो, इन तमाम सिनेरियोज में बनता हुआ नजर आता है। ऐसी एक पॉकेट है गोल्ड फाइनेंसिंग और ऐसे ही एक पॉकेट है RECPFC का बास्केट। RECPFC, नरेश जी एक राय आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हर सेशन में अच्छा खासा एक्शन, अच्छा खासा मूव, चाहे बाजार मजबूती के साथ हो या फिर कमजोरी के साथ, इन स्टॉक्स में मजबूती छाई रहती है और ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स का दम लगातार। PFC REC पर कोई टेक? शॉर्ट टर्म में एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन चल रहा है, बट मोमेंटम इतना स्ट्रांग नहीं है। तो PFC जब 410 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तब एक मोमेंटम रिवर्सल हो सकता है फिर से 440 की तरफ। करंट लेवल्स पे 385 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकता है। ओवरऑल मल्टीपल बॉटम्स बने 360 370 पे, तो बायस पॉजिटिव रहेगा और मोमेंटम अबाव 410 आएगा। सिस्टर चैनल ET नाउ पर REC के मैनेजमेंट से भी बातचीत, और ये बातचीत के अंश भी हम आप तक पहुंचाएंगे, खास तौर से पावर सेक्टर की डिमांड, बिजनेस आउटलुक और बोरोइंग प्रोग्राम कंपनी के, जो कि लगातार इस वक्त फोकस में है। साथ ही कुछ MOUs जो कंपनी ने किए, इस पर विस्तार से हमने बातचीत करी है, जिस पर हमारी नजर रहेगी और आप तक भी पहुंचाने की पूरी कोशिश होगी। इस बीच गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर भी नजर होनी चाहिए और मुथूट फाइनेंस को पुल अप करना चाहेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं सोने चांदी की चाल में लगातार मजबूती के साइंस देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अप मूव है। नरेश जी, MCX पर हमने 88,310 तक के लेवल्स भी देखे हैं और कई सारे फैक्टर्स हैं, ग्लोबल कनेक्ट्स भी हैं, जो कि इस वक्त पर्टिकुलरली प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड के दाम, सोने के दाम को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच गोल्ड फाइनेंसिंग में मुथूट फाइनेंस की अगर बात करें, इनके गोल्ड लोन AUM करीब 1 लाख करोड़ के पार जाते हुए दिख चुके हैं। 5% का इजाफा स्टॉक में इस वक्त नजर आ रहा है। दोनों ही स्टॉक्स मणप्पुरम और मुथूट अच्छा लगता है। मुथूट क्लियरली लीडर रहा है पूरे मूव में। स्टॉक बहुत ही कम स्टॉक्स है जो आज 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई के पास है, तो स्टॉक ऑलमोस्ट 1% अवे ही है ऑल टाइम हाई के। लास्ट हाई था अराउंड 2300 2330 का, जो लास्ट 2-3 महीने से एक रेजिस्टेंस रहा है, तो उसके ऊपर और भी मोमेंटम आ सकता है। करंट लेवल्स पे भी बाय और बाय ऑन डिप्स भी रहेगा। गिरावट में खरीदारी के मौके गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर क्लियरली बनते हुए। नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना टेक, अपनी एनालिसिस और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी हमारे साथ शेयर करने के लिए मार्केट्स लाइव में। इस वक्त बाजार में हम देख रहे हैं एंट्री अपॉर्चुनिटी, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे हैं। इंडेक्सेस में भी बेंचमार्क्स में अच्छा खासा एक्शन, शुरुआत मजबूती के साथ और ये मजबूती बिल्कुल कायम नजर आ रही है 22,542 के लेवल्स पर। निफ्टी, ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब